यज्ञ के चेहरे पर एक गहरी गंभीरता छा गई। उसने धीमे स्वर में कहा, लगता है मैंने तुम्हें कम आंकने की भूल कर दी थी। यज्ञ ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ चुका था कि इस समय उसकी प्रतिद्वंद्वी कोई अफवाहों वाली निकम्मी मालकिन नहीं, बल्कि एक ऐसी बेजोड़ और होनहार प्रतिभा थी जिसका कौशल खुद उससे भी कहीं अधिक था। अगर उसने अपनी पूरी ताकत नहीं झोंकी तो वह ये मुकाबला निश्चित रूप से हार जाएगा। सावधान रहना। एक चमचमाता हुआ चांदी का भाला प्रकट हुआ, जिसमें से एक बेहद खूंखार और शक्तिशाली ऊर्जा निकल रही थी, और वह सीधा काव्या रायचंद की ओर झपटा। सूर्य भेदक प्रहार। अखाड़े के किनारे से ये सब देखते हुए यश बुदबुदाया, ये काव्या तो सच में बहुत ताकतवर है। उसने मेरे बड़े भाई को हमारे परिवार की सबसे शक्तिशाली तकनीक सूर्य भेदक प्रहार का इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दिया। काव्या ने फुर्ती से खुद को एक तरफ झुकाकर बचाया। उसी पल उसकी शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा एक विशाल नीले ड्रैगन में बदल गई और यज्ञ पर टूट पड़ी। धड़ाम। उनकी इस अगली भिड़ंत में यज्ञ ने अपनी सभी सबसे घातक तकनीकों का इस्तेमाल कर डाला, लेकिन फिर भी दोनों की ताकत बिल्कुल बराबरी पर रुकी रही। द्वंद्व मंच पर एक जामुनी और दूसरी नीली पोशाक वाली आकृतियां आपस में ऐसे टकरा रही थीं मानो कोई चकाचौंध कर देने वाला नजारा चल रहा हो। अद्भुत, बिल्कुल शानदार। मैंने होनहार प्रतिभाओं के बीच कई मुकाबले देखे हैं, लेकिन यह निश्चित रूप से मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन और रोमांचक द्वंद्व है। रायचंद परिवार की मालकिन तो अब मेरी आदर्श बन गई हैं। वो कौन मूर्ख था जिसने पहले ऐसी झूठी अफवाहें फैलाईं। उसी की वजह से पिछले 3 सालों में मैंने अपनी इस आदर्श से मिलने के न जाने कितने मौके गंवा दिए। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। उन दोनों के बीच दर्जनों बार जोरदार वार और पलटवार हुए। इस भयंकर युद्ध के चलते अब उनके कपड़े और बाल थोड़े अस्त व्यस्त हो गए थे। काव्या ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यज्ञ, चलो अब इस मुकाबले का हमेशा के लिए फैसला कर ही देते हैं। यज्ञ ने भारी आवाज में जवाब दिया, तुम सच में बहुत ताकतवर हो। नतीजा चाहे जो भी हो, मैं अपना किया हुआ वादा कभी नहीं तोड़ूंगा। उसे अंदर ही अंदर यह एहसास हो चुका था कि उसकी हार लगभग तय है। दोनों ने अपने शरीर की कण कण आध्यात्मिक शक्ति को निचोड़ लिया और अपना सबसे विनाशकारी प्रहार कर दिया। एक गगनभेदी धमाके से पूरा वातावरण कांप उठा, और तभी सबने देखा कि यज्ञ का शरीर हवा में उछलकर दूर जा गिरा, जबकि वह छरहरी हल्के जामुनी रंग की आकृति अभी भी बिना एक कदम पीछे हटे पूरे गर्व के साथ द्वंद्व मंच पर डटी हुई थी। अचानक भीड़ में से कोई चिल्लाया, वह जीत गई। काव्या जीत गई। उसने यज्ञ को हरा दिया, जो प्रतिभाओं की सूची में 7वें स्थान पर है। हे भगवान! उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। लोगों ने शुरू में सोचा था कि अगर काव्या की ताकत आध्यात्मिक स्तर के 6ठे चरण तक पहुंच भी गई तो वह ज़्यादा से ज़्यादा यज्ञ के साथ मुकाबला ड्रॉ करवा लेगी, लेकिन किसी ने सपने में भी उसकी जीत की उम्मीद नहीं की थी। यश भी पूरी तरह से स्तब्ध था। उसे लग रहा था मानो वह कोई सपना देख रहा हो। बड़े भाई भी हार गए, मैं भी काव्या से हार गया था। काव्या सच में बहुत ताकतवर है, इसलिए मेरा उससे हारना कोई बेइज्जती की बात नहीं थी। लानत है, मैं तो खामख्वाह ही पिट गया। मुझे जाकर पिताजी से इसका हिसाब चुकता करना होगा। इस समय यश को हार के बाद अपने बड़े भाई के भविष्य की कोई चिंता नहीं थी, बल्कि वह इस बात से नाराज था कि उसे बिना किसी कारण के पीटा गया था। काव्या धीरे धीरे चलते हुए यज्ञ के पास पहुंची और बोली, तुम हार गए। हाँ, मैं हार गया, और तुमने तो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल तक नहीं किया। यज्ञ के शब्दों में एक अजीब सी लाचारी और गहरी हताशा घुली थी, जो स्पष्ट रूप से उसके सामने खड़ी उस लड़की की खौफनाक प्रतिभा को दर्शा रही थी। फिर अपने सामने खड़ी उस खूबसूरत युवती की आंखों में देखते हुए उसने कहा, मालकिन, मैं अभी घर जा रहा हूं और अपना सारा सामान लेकर रायचंद परिवार में रहने आ जाऊंगा। काव्या की भरिकुटी हल्की सी तन गई। उसने तुरंत टोका, रुको। यज्ञ, लगता है तुमने कुछ गलत समझ लिया है। पहली बात, मैं तुम्हें केवल अपना अनुयायी बना रही हूं, अपना नौकर नहीं। तुम अब भी अपने परिवार के सबसे बड़े युवा स्वामी हो, इसलिए अपने ही घर में रहो। अगर कुछ काम होगा तो मैं किसी को भेजकर तुम्हें खबर कर दूंगी। तुम्हें खुद रायचंद परिवार में आकर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मेरे घर में तुम्हारे लिए किसी अलग आंगन की कोई कमी नहीं है। उसने आगे कहा, दूसरी बात, चूंकि अब तुम मेरे छोटे भाई जैसे हो, इसलिए मुझे बॉस या चीफ कहकर बुलाओ, मालकिन नहीं। इतनी खूबसूरत लड़की को बॉस कहना कितना हास्यास्पद लगता है। इसके बजाय उसे मालकिन कहना ही ज़्यादा सही था। यज्ञ का चेहरा अजीब सा हो गया, लेकिन काव्या का उसे इतनी आसानी से छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। उसने एक शरारती मुस्कान के साथ कहा, थोड़ी ईमानदारी तो दिखाओ। जल्दी करो और मुझे बॉस कहो। यज्ञ बेहद उलझन में दिख रहा था। पल भर हिचकिचाने के बाद आखिरकार उसके मुंह से निकल ही गया, बॉस। वे इज्जतदार परिवार के लोग थे और वे हमेशा अपना वादा निभाते थे। वे कभी भी अपनी बात से पीछे नहीं हटते। काव्या ने जादुई गोलियों की एक छोटी सी शीशी निकाली और कहा, तुम्हें अभी चोट लगी है, जल्दी ठीक होने के लिए ये गोली खा लो। लेकिन जैसे ही यज्ञ ने दवा की शीशी खोली, वह पूरी तरह से स्तब्ध रह गया।
ये तो द्वितीय श्रेणी की जादुई गोली है, पुनर्जीवन औषधि। एक द्वितीय श्रेणी की जादुई गोली। अगर इसे प्रथम नीलामी घर में नीलाम किया जाता तो भले ही उनका पूरा परिवार अपनी सारी संपत्ति बेच देता, तब भी शायद वे एक गोली खरीदने की हैसियत नहीं जुटा पाते। मैं इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता, ये बहुत कीमती है, उसने हिचकिचाते हुए कहा। काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तक तुम पूरी ईमानदारी से मेरे साथ हो, तुम इन द्वितीय श्रेणी की गोलियों को रोजमर्रा के खाने की तरह खा सकते हो। भूल गए क्या, हमारे रायचंद परिवार के पास किस चीज़ की सबसे कम कमी है? यज्ञ के होंठ हल्के से फड़क उठे। बात तो सच थी, रायचंद परिवार के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। यह मालकिन तो अफवाहों में बताई गई लड़की से बिल्कुल अलग है, लेकिन एक बात अभी भी वैसी ही है, ये बहुत खर्चीली है। वहां मौजूद बाकी लोगों की आंखें भी यज्ञ के हाथ में रखी उस गोली पर गड़ी थीं। लानत है, एक द्वितीय श्रेणी की गोली। यज्ञ को बस थोड़ी सी खरोंच आई थी और इस बेहद अमीर मालकिन ने तुरंत एक द्वितीय श्रेणी की जादुई गोली निकाल कर दे दी। काव्या की साधना का स्तर तो आसमान छू ही रहा था, लेकिन साथ ही उसके बेतहाशा पैसे लुटाने की क्षमता भी उसी रफ्तार से बढ़ गई थी। उन सबका सच में मन कर रहा था कि वे दौड़कर काव्या के पैरों में गिर पड़ें और गिड़गिड़ाएं, मालकिन, क्या आपको और अनुयायियों की जरूरत है? कृपया हमें भी रख लीजिए। काव्या ने लापरवाही से अपना हाथ हिलाया और बोली, मैं घर जा रही हूँ। अगर कुछ जरूरत पड़ी तो तुमसे संपर्क करूंगी। बस याद रखना, काम से जी मत चुराना। अपनी जामुनी पोशाक की एक झलक के साथ काव्या पलक झपकते ही गोल्डन मार्शल हॉल से बाहर निकल गई। अनर्थ हो गया, मालिक, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। मुकाबला खत्म होने के तुरंत बाद गोल्डन मार्शल हॉल का प्रबंधक घबराया हुआ अपने मालिक को ढूंढने दौड़ा। क्या हुआ? हॉल के मालिक ने त्योरियां चढ़ाते हुए पूछा। मालकिन, काव्या उन पर जीतने के लिए 10 लाख स्वर्ण मुद्राओं का दांव लगा था। इस बार हमें भयंकर घाटा हुआ है। गोल्डन मार्शल हॉल का मालिक झटके से अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। काव्या ने सच में इतना बड़ा दांव लगाया था? दांव का अनुपात क्या था? 1 के बदले 7। धड़ाम। हॉल का मालिक ये सुनते ही वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। रायचंद परिवार की वह मालकिन सच में बहुत बेरहम थी। वह हमारे गोल्डन मार्शल हॉल को इस तरह कैसे लूट सकती है? रायचंद परिवार की मालकिन ने पानी की तरह पैसा बहाते हुए उनके हॉल का सबसे बेहतरीन अखाड़ा बुक करने के लिए 10,000 स्वर्ण मुद्राएं खर्च की थीं। अगर उसमें उन अमीर और रईस लोगों द्वारा लगाए गए दांव को भी जोड़ लिया जाता तो वे आज मालामाल हो सकते थे। लेकिन किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि काव्या अपनी ही जीत पर 10 लाख का दांव लगा देगी और अब गोल्डन मार्शल हॉल को उसे उस रकम का 7 गुना चुकाना पड़ेगा। ये तो सरासर लूट थी। लोग कहते थे कि रायचंद परिवार के लिए इतने कम समय में इतनी दौलत इकट्ठा करना नामुमकिन है, लेकिन आज पता चल गया कि उनका पूरा का पूरा परिवार ही अंदर से इतना शातिर और चालाक है। इस एक मार्शल आर्ट प्रतियोगिता के जरिए उसने एक शक्तिशाली अनुयायी पा लिया था, ढेर सारा सोना कमा लिया था, एक बेहतरीन और संतोषजनक लड़ाई लड़ी थी और सब कुछ मिलाकर एक बहुत बड़ा मुनाफा कमा लिया था। अब पूरे विजयनगर में किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह काव्या को दोबारा कचरा कहने की जुर्रत करे। अगर ऐसी बेजोड़ प्रतिभा कचरा है तो फिर बाकी लोगों को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। ये सब सुनकर देविका सिंह गुस्से से आग बबूला हो गई और उसका चेहरा नीला पड़ गया। हम काव्या का घमंड और ज्यादा बढ़ने नहीं दे सकते। अगर वह हर दिन इसी तरह जादुई गोलियां खाती रही तो अगले 6 महीनों में उसकी ताकत मुझे भी पीछे छोड़ देगी। मैं किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं होने दे सकती, देविका सिंह ने नफरत भरे स्वर में कहा। वह खुद बड़ी मुश्किल से औषधि निर्माण और अपनी साधना के बीच संतुलन बना पा रही थी, जबकि काव्या बेहद ऐशो आराम की जिंदगी जी रही थी। बस एकमात्र अफसोस की बात यह थी कि चाचा जी की आंखों का इलाज करने के लिए जिन जादुई औषधियों की जरूरत थी उनके बारे में अभी भी कोई खबर नहीं थी। मालकिन, परसों पर्पल युवानोत्सव है। विदर्भ राज्य के महाराज ने राजमहल में एक भव्य दावत का आयोजन किया है और आमंत्रण पत्र यहाँ भेजा जा चुका है। क्या आप इसमें शामिल होंगी? महाराज का आमंत्रण किसी शाही फरमान से कम नहीं होता था। इसे ठुकराने का मतलब था शाही आदेश की अवहेलना करना, जिसकी सजा पूरे परिवार की 9 पीढ़ियों का विनाश होता था। हालांकि रायचंद परिवार की स्थिति सच में बिल्कुल अलग थी। अगर काव्या एक बार कह देती कि वह नहीं जाएगी तो आदित्य रायचंद के पास राजशाही को उनके लिए परेशानी खड़ी करने से रोकने का कोई न कोई तरीका जरूर निकल आता। काव्या ने होठों पर मुस्कान लाते हुए कहा, मैं जाऊंगी। पर्पल युवान की दावत इतनी रौनक भरी होती है, भला मैं, इस परिवार की मालकिन, उसमें कैसे शामिल नहीं हो सकती। राजकुमार सिद्धार्थ की सगाई टूटे हुए आधे महीने से ज्यादा का समय बीत चुका था और ऐसा लग रहा था मानो राजशाही ने पूरी तरह से चुप्पी साध ली हो। वे ऐसा बर्ताव कर रहे थे जैसे कुछ हुआ ही न हो और उन्होंने रायचंद परिवार के लिए कोई परेशानी खड़ी नहीं की थी। भले ही शाही परिवार अपनी सुविधानुसार सब कुछ भूलने का नाटक कर ले, लेकिन उसे तो अभी उनके साथ पुराना हिसाब चुकता करना था। रायचंद परिवार की मालकिन ने पर्पल युवान की भव्य दावत में शामिल होने का फैसला किया था, लेकिन सभी कुलश्रेष्ठों ने बीमार होने का बहाना बनाकर हड़ताल कर दी थी।
कोई मूर्ख भी यह समझ सकता था कि मालकिन का राजमहल जाना इतना आसान नहीं होगा, खासकर ये देखते हुए कि उसने उस दिन राजकुमार सिद्धार्थ के साथ कैसा सुलूक किया था जिससे राजशाही की बहुत किरकिरी हुई थी। हालांकि शाही परिवार पिछले 2 हफ्तों से शांत था, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं है। इस बार मालकिन का राजमहल जाना खतरों से भरा था और कोई भी कुलश्रेष्ठ बलि का बकरा नहीं बनना चाहता था। काव्या रायचंद के यह फैसला लेने के कुछ ही देर बाद दरवाजे के बाहर पहियों के घूमने की आवाज़ सुनाई दी। काव्या ने अपनी साधना रोकी और बाहर आ गई। उसकी नज़र सफ़ेद पोशाक पहने उस व्यक्ति पर पड़ी जिसका स्वभाव किसी कीमती पत्थर जेड जैसा कोमल और सौम्य था। चाचा जी, आप यहाँ कैसे? आधे महीने के आराम और इलाज के बाद अब चाचा जी का चेहरा पहले जैसा पीला और बेजान नहीं था, उनका सुंदर चेहरा अब और भी ज़्यादा आकर्षक हो गया था। लेकिन ये थोड़ा सा सुधार काफ़ी नहीं था। उसे जल्द से जल्द अपने चाचा जी की आंखों और पैरों का पूरा इलाज करना था। मैंने सुना है कि काव्या पर्पल युवान दावत में जाने की इच्छुक है। क्या तुम चाहोगी कि तुम्हारे चाचा जी भी तुम्हारे साथ चलें? आदित्य रायचंद की आवाज़ सुनने में बहुत ही मधुर थी, मानो कोई ठंडी और सुहानी हवा का झोंका हो। उनका प्यार भरा स्वर किसी का भी दिल पिघला सकता था। काव्या की भरिकुटी हल्की सी तन गई। उसने उन्हें घूरते हुए कहा, चाचा जी, आप अभी एक मरीज हैं। बस घर पर रहिए और अच्छे से आराम कीजिए, बाकी किसी भी चीज़ की चिंता मत कीजिए। चूंकि मैंने राजमहल जाने का फैसला कर लिया है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि कोई भी आपकी भतीजी को परेशान करने की हिम्मत नहीं कर सकता। आदित्य ने सौम्यता से मुस्कुराते हुए कहा, लगता है तुम्हारे चाचा जी कुछ ज़्यादा ही दखल दे रहे हैं। चाचा जी, बाहर थोड़ी ठंड है, मैं आपको वापस शांति प्रांगण छोड़ आती हूँ। याद रखिएगा, मैंने जो नई दवा दी है उसे समय पर लेना मत भूलिएगा। काव्या ने धीरे धीरे उनकी व्हीलचेयर को आगे बढ़ाया। इस अनजान और नई दुनिया में रायचंद परिवार के इतने बड़े और खाली घर में केवल अपने चाचा जी के साथ ही उसे एक अभूतपूर्व अपनेपन और गर्माहट का एहसास होता था। इसलिए उसके चाचा जी को अपना अच्छे से ख्याल रखना ही होगा। अतुलनीय युवा स्वामी काव्या के सामने एक बेहद आज्ञाकारी और समझदार बच्चे की तरह थे। काव्या जो भी कहती, वे लगभग हर बात मान लेते थे। जैसे ही पर्पल युवान दावत का समय करीब आया, काव्या ने रायचंद परिवार की मालकिन के पद के अनुकूल गरिमापूर्ण और शानदार पोशाक पहन ली। गहरे जामुनी रंग की वह लंबी पोशाक बेहद शाही और भारी थी। उसकी पतली कमर पर बंधा एक जेड का बेल्ट काव्या के आकर्षक और परिपूर्ण रूप को और भी उभार रहा था। कुलश्रेष्ठ तो पहले ही हड़ताल पर चले गए थे, इसलिए काव्या को अकेले ही राजमहल जाना पड़ा। बग्घी रोको, कौन है ये? राजमहल के द्वार पर पहुंचते ही शाही अंगरक्षकों ने काव्या की बग्घी को रोक लिया। काव्या ने बग्घी का पर्दा हटाया और पूरे घमंड के साथ बोली, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरी बग्घी का रास्ता रोको? क्या तुम अपनी जिंदगी से ऊब चुके हो? मुख्य अंगरक्षक ने हंसते हुए कहा, मालकिन, हमारे विदर्भ राज्य में आपके जितनी कम उम्र की एकमात्र मालकिन केवल रायचंद परिवार की मालकिन हैं। हमने उन्हें राजकुमार सिद्धार्थ से मिलने के लिए कई बार राजमहल आते देखा है और आप निश्चित रूप से वो नहीं हैं। अंगरक्षकों, ये औरत रायचंद परिवार की मालकिन का भेष बदलकर महाराज की हत्या करने की कोशिश कर रही है। इसे बंदी बना लो। उसने कुछ भी गलत नहीं किया था, फिर भी उस पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया गया। रायचंद परिवार की वह चमचमाती और शानदार बग्घी क्या उन्हें बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही थी? काव्या समझ गई थी कि राजमहल में प्रवेश करने से पहले कोई उसे जानबूझकर अपमानित करना चाहता है। वरना भले ही उसका रूप रंग इतना बदल गया हो कि कोई उसे पहचान न पाए, फिर भी राजमहल के अंगरक्षक इतनी जल्दबाजी में ऐसा कदम कभी नहीं उठाते। काव्या के होंठों पर एक ठंडी मुस्कान छा गई। तो ठीक है, हो जाए दो दो हाथ, देखते हैं कौन किससे डरता है। छाया रक्षकों, हमला करो। हमारे परिवार पर हाथ उठाने की जुर्रत करने वाले इन सभी निकम्मे कमीनों को धूल चटा दो। अचानक भूतों की तरह कई काली आकृतियां काव्या के बगल में प्रकट हो गईं। पिछले 10 दिनों से राक्षसों की तरह कड़ा प्रशिक्षण लेने, पानी की तरह तरल औषधियां पीने और भोजन की तरह जादुई गोलियां खाने के बाद उनकी ताकत में दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि हुई थी। और आज आखिरकार उन्हें अपना हुनर दिखाने का मौका मिल ही गया था। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। राजमहल के अंगरक्षक रायचंद परिवार के छाया रक्षकों की ताकत के सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाए। एक एक करके वे दर्द से चीखने लगे, क्योंकि छाया रक्षकों ने उन्हें रेत की बोरियों की तरह उठाकर दूर फेंक दिया था। ये तो अविश्वसनीय था। उन्होंने लंबे समय से सुन रखा था कि रायचंद परिवार के पुराने मालिक ने आदित्य रायचंद की सुरक्षा के लिए एक बेहद शक्तिशाली और अजेय छाया रक्षक दल छोड़ा था, लेकिन उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वे इतने खौफनाक और ताकतवर होंगे। उच्च स्तर के आध्यात्मिक साधकों और योद्धाओं वाले इतने शक्तिशाली रक्षक दल के होते हुए भला रायचंद परिवार की मालकिन को कौन रोक सकता था? थप एक हल्के से प्रहार के साथ रायचंद परिवार के छाया रक्षकों ने पूरी की पूरी पंक्ति को खून उगलने और तितर बितर होने पर मजबूर कर दिया।
मुख्य अंगरक्षक ने गुस्से से बौखलाते हुए कहा, मालकिन, आपकी राजमहल के द्वार पर इस तरह की हिंसा करने की हिम्मत कैसे हुई? ये तो राजद्रोह है। काव्या ने एक तिरछी मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा और बोली, अब तुमने मुझे पहचान लिया है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। इन्हें पीटते रहो। इस समय तक कई रईस और अधिकारियों के बेटे वहां आ चुके थे, लेकिन आगे का रास्ता बंद होने के कारण वे सभी ये तमाशा देखने के लिए वहीं रुक गए। काव्या की बग्घी इतनी भव्य और आकर्षक थी कि कोई भी उसे देखते ही पहचान सकता था कि यह रायचंद परिवार की बग्घी है। क्या वह रायचंद परिवार की मालकिन की बग्घी नहीं है? उनके अंगरक्षक तो सच में राजमहल के रक्षकों से लड़ रहे हैं। कितनी हिम्मत है! राजमहल के द्वार के ठीक सामने ही हमला कर दिया। मालकिन, सच में हम सभी के लिए एक मिसाल हैं। विदर्भ राज्य की स्थापना के इन सैकड़ों सालों में ये पहली बार है जब किसी ने राजमहल के द्वार पर शाही रक्षकों पर हमला करने की जुर्रत की है। तभी वहां एक और शाही बग्घी आकर रुकी और अंदर से एक भारी आवाज आई, क्या हुआ? यह महामहिम राजकुमार सिद्धार्थ हैं। सभी ने तुरंत राजकुमार सिद्धार्थ के लिए रास्ता छोड़ दिया। किसी को उन्हें आगे की बात बताने की जरूरत नहीं पड़ी। राजकुमार को शायद पहले से ही अंदाजा था कि यहाँ क्या चल रहा है। रायचंद परिवार। राजकुमार सिद्धार्थ ने अपने दांत पीसते हुए ये दो शब्द निकाले। फिर उन्होंने गुस्से से कहा, काव्या रायचंद, ये राजमहल है, तुम्हारे रायचंद परिवार का घर नहीं। यह कोई ऐसी जगह नहीं है जहां तुम अपनी मनमानी कर सको। सामने खड़ी उस भव्य बग्घी से एक घमंड भरी आवाज गूंजी, महामहिम, बेशक मुझे पता है कि यह रायचंद परिवार का घर नहीं है। क्या आपने नहीं देखा कि मेरे रक्षक कितनी नरमी से पेश आ रहे हैं? वरना ये सब कब के खून से लथपथ हो चुके होते। अधमरे हो चुके उन अंगरक्षकों ने जब ये सुना तो उनका सच में खून उगलने का मन कर गया। इसे नरमी कहते हैं। भाड़ में गई ऐसी नरमी। वहां मौजूद हर कोई स्तब्ध था। जब उन्होंने सुना था कि काव्या ने राजकुमार सिद्धार्थ से अपनी सगाई तोड़ ली है, तो उन्हें लगा था कि काव्या ने राजकुमार का ध्यान खींचने के लिए कोई नया पैंतरा आजमाया है। आखिरकार इस तरह के पागलपन भरे जुनून को इतनी आसानी से कहाँ छोड़ा जा सकता है। लेकिन किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि काव्या आज महामहिम राजकुमार सिद्धार्थ से इतने घमंड के साथ बात करने की हिम्मत करेगी। ऐसा लगता है कि वह सच में पूरी तरह से बदल चुकी थी। कड़क कड़क। राजकुमार सिद्धार्थ की मुट्ठियां गुस्से से भिंच गईं। वह रायचंद परिवार द्वारा अपमानित होने को बर्दाश्त कर रहा था, क्योंकि आदित्य रायचंद बिना किसी उसूल के अपनी भतीजी का बचाव करता था। लेकिन अब राजमहल उनके शाही परिवार का क्षेत्र था और वह लांती काव्या अभी भी इतनी ढिठाई और घमंड दिखाने की हिम्मत कर रही थी। राजकुमार सिद्धार्थ के बगल में हल्के हरे रंग की पोशाक पहने एक महिला बैठी थी। उसकी बाहें गहरी स्याही जैसी थीं और आंखें शरद ऋतु के साफ पानी जैसी। वह दिखने में बहुत सौम्य, नाजुक और विचारशील लग रही थी। उसने कोमलता से कहा, महामहिम, काव्या हमेशा से ही इतनी जिद्दी और बेलगाम रही है, इसलिए कृपया गुस्सा न करें। उसका ऐसा कोई इरादा नहीं रहा होगा। गुस्से में उबलते हुए राजकुमार सिद्धार्थ की जामुनी आकृति एक झटके में बग्घी से बाहर निकली। उसने अपनी सारी आध्यात्मिक शक्ति जुटाई और काव्या की बग्घी की ओर एक विनाशकारी प्रहार कर दिया। काव्या तुरंत चिल्लाई, चाचा माँ, रास्ते से हट जाए। भले ही काव्या रायचंद की बग्घी चलाने वाला एक आम सारथी था, लेकिन वह काफी फुर्तीला और ताकतवर था। इसलिए बग्घी के टकराने से पहले ही वह सुरक्षित रूप से बाहर कूद गया था। तभी बग्घी के अंदर से जामुनी पोशाक पहने एक लड़की हवा में लहराते हुए बाहर निकली और बड़ी ही शान से जमीन पर उतरी। उसके रेशमी काले बाल हवा में खूबसूरती से उड़ रहे थे। अपने सामने उस लड़की को देखकर राजकुमार सिद्धार्थ पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। एक शानदार जामुनी पोशाक उसके छरहरे बदन से सटी हुई थी और उसकी गर्दन के नीचे की त्वचा सफ़ेद कीमती पत्थर जेड जैसी चिकनी और बेदाग थी। वह बेहद शाही और रौबदार लग रही थी और हवा की तरह लहराती हुई वह अनगिनत आकर्षणों से भरी हुई थी। उसकी उस खूबसूरती को शब्दों में बयां करना नामुमकिन था। राजकुमार सिद्धार्थ ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींच लीं। लानत है, सिर्फ आधे महीने में काव्या कितनी ज़्यादा बदल गई है और उसकी खूबसूरती दिन ब दिन और भी जानलेवा होती जा रही है। जब रिया धीरे धीरे बग्घी से उतरी तो वह भी काव्या को देखकर सन रह गई। काव्या सितारों से भी ज़्यादा चमकदार और चांद से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसके सामने रिया को खुद पर शर्म आने लगी। काव्या ने अपनी ठंडी और शांत आवाज में कहा, वैसे भी मैं अपनी बग्घी बदलने का सोच ही रही थी। महामहिम राजकुमार सिद्धार्थ ने तो मेरा काम आसान कर दिया। मेरी इस बग्घी की कीमत 10 लाख स्वर्ण मुद्राएं हैं। क्या महामहिम अभी मुझे इसका हर्जाना देंगे या फिर इसे मेरे खाते में लिख दिया जाए? वहां मौजूद लोगों को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। काव्या ने पहले तो अपने छाया रक्षकों से राजमहल के द्वार पर शाही रक्षकों पर हमला करवाया। फिर उसने महामहिम राजकुमार सिद्धार्थ से इतनी बदतमीजी से बात की जिससे गुस्सा होकर उन्होंने उसकी बग्घी को तहस नहस कर दिया। लेकिन किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि वह महामहिम राजकुमार सिद्धार्थ को सरेआम ब्लैकमेल करने की जुर्रत करेगी। भले ही वह बग्घी देखने में बहुत चमचमाती और आलीशान लग रही थी,
लेकिन उसकी कीमत इतनी ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं थी। ये तो सरासर दिन दहाड़े लूट और रंगदारी थी। राजकुमार सिद्धार्थ के हाथों की नसें गुस्से से तन गईं। काव्या रायचंद, तुम सच में अपनी मौत को दावत दे रही हो? महामहिम, यहाँ इतने सारे लोगों ने देखा है कि आज क्या हुआ। क्या आप अपना कर्ज चुकाने से मुकर रहे हैं? अगर आपने मेरा पैसा नहीं लौटाया तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। काव्या की आंखों में एक खतरनाक चमक थी। तुम्हारी मुझे ब्लैकमेल करने की हिम्मत कैसे हुई? अब मैं भी देखता हूं कि तुम में कितना दम है। राजकुमार सिद्धार्थ अपनी पूरी आध्यात्मिक शक्ति के साथ काव्या की ओर झपटा। पिछली बार काव्या से मिली हार के बाद वह बुरी तरह से बौखला गया था और उसने पागलों की तरह साधना की थी। अब वह आध्यात्मिक स्तर के छठे चरण तक पहुंच चुका था। भले ही उसने सुना था कि काव्या ने छठे स्तर के आध्यात्मिक साधक यज्ञ को हरा दिया है, लेकिन उसे पूरा यकीन था कि यज्ञ ने काव्या का साथ दिया होगा और अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया होगा। आज वह काव्या को बुरी तरह हराकर उसे अपने सामने झुकने पर मजबूर कर देगा और अपने पिछले अपमान का बदला लेगा। लेकिन इससे पहले कि राजकुमार सिद्धार्थ काव्या के करीब पहुंच पाता, एक नीली आकृति अचानक बिजली की तेजी से उनके बीच आ गई और राजकुमार सिद्धार्थ के हमले को रोक दिया। धड़ाम! वह अजनबी व्यक्ति काव्या के सामने एक चट्टान की तरह मजबूती से खड़ा रहा, लेकिन राजकुमार सिद्धार्थ को अनगिनत कदम पीछे धकेल दिया गया और वह लगभग जमीन पर गिरने ही वाला था। खांसी, खांसी, खांसी! राजकुमार सिद्धार्थ को अपने गले में खून का स्वाद महसूस हुआ और उसके मुंह के कोने से खून बहने लगा। काव्या ने पीछे मुड़कर देखा और बोली, यज्ञ, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। यज्ञ के होंठ हल्के से फड़क उठे। यज्ञ परिवार के युवा सदस्य बस थोड़ी ही देर से घर से निकले थे और इतनी ही देर में उसके बड़े भाई ने राजमहल के द्वार पर इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया था। राजकुमार सिद्धार्थ की आंखों में नफरत की आग धधक रही थी। यज्ञ, तुम्हारी मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? यज्ञ ने भारी आवाज में जवाब दिया, महामहिम, मैं केवल उसकी रक्षा कर रहा हूं जिसकी मुझे रक्षा करनी चाहिए। अगर अनजाने में मैंने किसी का अपमान किया है तो कृपया मुझे क्षमा करें। राजकुमार सिद्धार्थ गुस्से से लगभग पागल हो चुका था। उसके सामने खड़े हुए दोनों लोग, वह लड़की जो बेहद खूबसूरत थी और वह आदमी जो लंबा और आकर्षक था, दोनों ही उसकी आंखों में बहुत खटक रहे थे। उसने मन ही मन कोसा, कितना घिनौना जोड़ा है। काव्या, तुम्हारी इतनी हिम्मत! हमारी सगाई टूटे अभी कुछ ही दिन हुए हैं और तुमने इतनी जल्दी यज्ञ के साथ चक्कर चला लिया। मुझे तो लगता है कि तुम दोनों का पहले से ही कोई संबंध था। राजकुमार सिद्धार्थ ने उन दोनों को नफरत भरी नजरों से घूरते हुए कहा। यज्ञ सच में बिना वजह इस विवाद में फंस गया था। गोल्डन मार्शल हॉल का मुकाबला काव्या के साथ उसकी पहली मुलाकात थी और वह तो बस अपने बॉस की रक्षा करने का अपना फर्ज निभा रहा था। लेकिन उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि महामहिम राजकुमार की सोच इतनी घटिया होगी, जो उन्हें एक नाजायज जोड़े के रूप में पेश कर रहे थे। काव्या ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, महामहिम, यह मत सोचिए कि हर कोई आपकी तरह ही घटिया है। हम यहाँ हर जाने की बात कर रहे हैं। क्या आप कृपया इस तरह की बेबुनियाद गॉसिप का इस्तेमाल करके मुद्दे से भटकना बंद कर सकते हैं? क्या आप सच में अपना कर्ज चुकाने से मुकर रहे हैं? वह और रिया ही असल धोखेबाज थे, उनकी इतनी हिम्मत कि वे उस पर कीचड़ उछालें। जैसे ही राजकुमार सिद्धार्थ गुस्से से पागल होने ही वाला था, 300 शाही अंगरक्षकों को वहां बुला लिया गया। उनका नेतृत्व करने वाला कोई और नहीं बल्कि शिखर सिंह का सगा पिता ओयांग शिलोंग था। उसने काव्या की ओर ऐसी नज़र से देखा मानो वह उसे वहीं जान से मार देना चाहता हो। काव्या की वजह से ही उसका इकलौता बेटा अपाहिज हो गया था और आज वह हर हाल में उससे इस बात की भारी कीमत वसूलने के लिए कृतसंकल्प था। ओयांग शिलोंग आगे बढ़ा और सम्मानपूर्वक झुकते हुए बोला, महामहिम राजकुमार सिद्धार्थ की जय हो। राजकुमार सिद्धार्थ की आंखों में एक ठंडी चमक आ गई। रायचंद परिवार के छाया रक्षक भले ही बहुत ताकतवर थे, लेकिन उनकी संख्या 10 से भी कम थी और उसके पास 300 से भी ज्यादा बेहतरीन शाही रक्षक थे। भला वह उसे हराने में कैसे नाकाम हो सकता है? राजकुमार सिद्धार्थ ने ठंडे स्वर में कहा, ओयांग शिलोंग, इस विद्रोही औरत और यज्ञ को तुरंत बंदी बना लो। जो आ गया, घेरा बनाओ और इन्हें पकड़ लो। ओयांग शिलोंग की गरजती हुई आवाज गूंज उठी। यज्ञ ने पीछे मुड़कर कहा, बॉस, आज आपने सच में कुछ ज्यादा ही बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। मैं इन्हें रोकता हूं, आप जल्दी से यहां से निकल जाए। काव्या ने लापरवाही से कहा, हम कहाँ ज्यादा आगे गए हैं। ये तो बस हमारे हुनर का एक छोटा सा परीक्षण है। शाही रक्षकों ने उन पर हमला कर दिया था, लेकिन काव्या बिजली की तेजी से वहां से गायब हो गई और सीधे राजकुमार सिद्धार्थ की ओर झपटी। ओयांग शिलोंग दहशत में चिल्लाया, महामहिम राजकुमार सिद्धार्थ की रक्षा करो। धड़ाम, धड़ाम, धड़ाम! लेकिन काव्या की रफ्तार इतनी तेज थी कि वह उसे किसी भी तरह नहीं रोक सका। इससे पहले कि राजकुमार सिद्धार्थ कुछ समझ पाता या प्रतिक्रिया दे पाता, काव्या उसके एकदम करीब पहुंच चुकी थी और एक बेहद नुकीली और ठंडी सुई राजकुमार सिद्धार्थ की गर्दन की मुख्य नस पर टिकी हुई थी। सब लोग वहीं रुक जाओ, वरना मैं राजकुमार सिद्धार्थ को नरक की सैर पर भेज दूंगी।
काव्या ने एक शैतानी मुस्कान के साथ कहा। यज्ञ के दिल की धड़कन लगभग रुक ही गई थी। काव्या का अनुयायी बनने के लिए सच में बहुत मजबूत दिल की जरूरत थी, वरना एक दिन वह उसकी इस खौफनाक और निडर हरकतों को देखकर ही डर के मारे मर जाएगा। राजमहल के द्वार पर हंगामा करना एक छोटी बात थी, लेकिन अब वह जो कर रही थी, राजकुमार सिद्धार्थ की जान को खतरा पहुंचाना, ये बहुत ही गंभीर मामला था। वह पागल हो गई है। काव्या सच में पागल हो चुकी है। ये तमाशा देख रहे रईस परिवारों के युवा स्वामियों की आंखें फटी की फटी रह गईं। हे भगवान, उसने सच में महामहिम राजकुमार सिद्धार्थ की जान को दांव पर लगा दिया। क्या इस दुनिया में ऐसा कुछ भी है जिसे करने से रायचंद परिवार की मालकिन डरेगी? ये तो हद ही हो गई। ओयांग शिलोंग और उसके अंगरक्षकों ने काव्या को चारों ओर से घेर लिया। वह कांपते हुए बोला, काव्या रायचंद, राजकुमार को तुरंत छोड़ दो। अगर राजकुमार को कुछ भी हुआ तो तुम्हारे पूरे परिवार की 9 पीढ़ियों को खत्म कर दिया जाएगा। रिया का चेहरा भी डर से पीला पड़ गया था। वह बोली, मालकिन, क्या तुम पागल हो गई हो? राजकुमार को तुरंत छोड़ दो। भले ही तुम अपनी मनमानी कर रही हो, लेकिन तुम पूरे रायचंद परिवार के भविष्य के साथ इस तरह खिलवाड़ नहीं कर सकती। काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, महामहिम, जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो मुझे कुछ खास तरीकों का इस्तेमाल करना ही पड़ता है। आपने मेरी बग्घी तोड़ी है तो आपको उसका हर्जाना तो चुकाना ही पड़ेगा। वहां मौजूद हर किसी के होंठ फड़कने लगे। ये कैसा समय है? रायचंद परिवार की मालकिन अभी भी पैसों के बारे में सोच रही है। वह सच में पैसों के पीछे पागल है। उन ठंडी और पतली सुइयों से एक खौफनाक जानलेवा ऊर्जा निकल रही थी। राजकुमार सिद्धार्थ ने घबराते हुए कहा, काव्या, अगर तुम मुझे अभी छोड़ दो और मुझसे माफ़ी मांग लो तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी और इस बात को यहीं भूल जाऊंगा। क्या तुम्हें इंसानों की भाषा समझ नहीं आती? काव्या ने अपना हाथ थोड़ा सा हिलाया और वह पतली सुई राजकुमार की गर्दन की त्वचा को चीरती हुई अंदर धंस गई, जिससे वहां से खून की एक पतली धार बहने लगी। राजकुमार सिद्धार्थ का चेहरा दर्द के मारे पीला पड़ गया था और उसका दिल पूरी तरह से खौफ से भर गया था। उसने कहा, काव्या, मेरे दिल में तुम्हारे लिए अभी भी थोड़ी सी दया बाकी है, लेकिन तुम मेरे लिए इतनी बेरहम और कृतघ्न हो गई हो। क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए सच में कोई भावना नहीं बची है? महामहिम, मैं आपके साथ केवल पैसों के बारे में बात करना चाहती हूँ। आप जैसे घटिया इंसान के साथ भावनाओं के बारे में बात करने जैसा बेवकूफ़ी भरा काम तो मैं 100 बार जन्म लेने के बाद भी न करूं, काव्या ने नफरत भरे स्वर में कहा। राजकुमार सिद्धार्थ का सच में खून उगलने का मन कर रहा था और वह गुस्से से थरथर कांप रहा था। क्या उसकी नज़रों में वह सच में इतना नीच था? मेरी बग्घी के लिए मुझे 10 लाख स्वर्ण मुद्राओं का हर्जाना दो। नकद चुकाओ या फिर मुझे कर्ज की पर्ची लिख कर दो, वरना मैं ये सुई तुम्हारी गर्दन में घुसा दूंगी। जैसे जैसे मौत का साया उस पर मंडराने लगा, राजकुमार सिद्धार्थ समझ गया कि काव्या सच में ये कर सकती है। मेरे पास अभी ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं हैं। निकालो, काव्या ने हुक्म दिया। राजकुमार सिद्धार्थ ने अपनी जादुई अंगूठी से 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं के नोट निकाले और काव्या ने लापरवाही से हाथ हिलाते हुए कहा, यज्ञ, पैसे रख लो। उन भारी भरकम स्वर्ण नोटों को अपने हाथों में पकड़े हुए यज्ञ मन ही मनाह भरे बिना नहीं रह सका। वाह, सबसे अमीर परिवार की मालकिन होने का क्या रुतबा है। ये तो सच में बहुत तेजी से पैसे कमा रही है। मेरा परिवार तो शायद 10 साल में भी इतना पैसा नहीं कमा पाता। काव्या ने रिया की ओर देखा और व्यंग्यात्मक लहजे में बोली, महामहिम, 1 लाख तो बहुत कम है। आपकी इस रखेल के पास तो काफ़ी पैसा होना चाहिए, क्यों ना आप थोड़ा पैसा इससे उधार ले लें। पिछले 3 सालों में रिया ने रायचंद परिवार की असली वारिस को धोखा देकर बहुत सारा पैसा ठगा था। भले ही रिया दिखने में बहुत सौम्य और नाजुक लगती थी, लेकिन शायद उसके पास महामहिम राजकुमार सिद्धार्थ से भी ज़्यादा पैसा था। रिया, राजकुमार सिद्धार्थ ने रिया की ओर देखा। रिया अंदर ही अंदर नफरत से जल भुन गई। वह लांती काव्या उसे इतना नुकसान पहुंचाने के बाद भी उसे बख्शने को तैयार नहीं थी। वह इतनी बेरहम कैसे हो सकती है? रिया, अगर तुम सच में मुझसे प्यार करती हो तो अपनी अंगूठी में से सारे पैसे बाहर निकालो। ये काव्या एक पागल औरत है और हो सकता है कि यह सच में कुछ कर दे। क्या तुम मुझे मरता हुआ देखना चाहती हो? मरता हुआ? रिया के मन में डर की एक लहर दौड़ गई। अब वह केवल राजकुमार सिद्धार्थ पर ही निर्भर थी। राजकुमार सिद्धार्थ के अलावा शायद पूरे विजयनगर में कोई भी आदमी उसे अपनाने को तैयार नहीं होगा। अगर राजकुमार सिद्धार्थ को उस पागल औरत काव्या ने मार डाला तो शायद वह पूरी तरह से अकेली रह जाएगी। रिया ने अपने सारे स्वर्ण नोट बाहर निकाल दिए, जिनकी कुल कीमत 2 लाख स्वर्ण मुद्राओं से भी ज़्यादा थी। खुद राजकुमार सिद्धार्थ भी ये देखकर दंग रह गया कि उसके पास इतना सारा पैसा था, जो खुद उसकी अपनी संपत्ति से भी ज़्यादा था। हालांकि इस सौम्य और विचारशील दिखने वाली औरत ने उसे कभी इस बारे में कुछ नहीं बताया था। राजकुमार सिद्धार्थ गुस्से से लाल हो गया। धोखा दिए जाने के एहसास ने उसे अंदर तक झकझोर कर रख दिया था। 2 लाख से ज़्यादा, ये तो बहुत अमीर है। भीड़ में से कोई चिल्लाया। क्या तुम्हें नहीं पता?
रिया पहले रायचंद परिवार की मालकिन की अनुयायी हुआ करती थी। मालकिन हमेशा से ही बहुत दरियादिल रही हैं और एक ही बार में दसियों हजार चांदी के सिक्के लुटा दिया करती थीं। इसलिए रिया के लिए 2-3 साल में इतना पैसा इकट्ठा करना कोई बड़ी बात नहीं है। क्या पता उसने अभी भी बहुत सारा पैसा छुपा कर रखा हो। मालकिन का अनुयायी होने के कितने शानदार फायदे हैं। लेकिन इस औरत ने तो मालकिन और राजकुमार की सगाई टूटने से पहले ही राजकुमार के साथ चक्कर चला लिया। ये तो सच में बहुत बड़ी नमकहराम है। इतने सारे स्वर्ण नोटों को देखकर हर किसी की आंखें चमक उठीं और वे रिया से ईर्ष्या और नफरत करने लगे। बेशक इससे बहुत सी चौंकाने वाली बातें भी सामने आ गईं, जिससे रिया का मन कर रहा था कि वह कहीं जाकर छुप जाए। यज्ञ भी यह सब देखकर स्तब्ध था। तो इसका मतलब बॉस जब कहती थी कि वह जादुई गोलियों को खाने की तरह खा सकती है, तो वह मजाक नहीं कर रही थी। ऐसा लगता है कि सबसे अमीर परिवार की मालकिन का छोटा भाई बनने के सच में बहुत सारे फायदे हैं। राजकुमार। रिया ने राजकुमार सिद्धार्थ की ओर दयनीय नज़रों से देखा, इस उम्मीद में कि वह उसके पक्ष में कुछ बोलेगा। लेकिन राजकुमार सिद्धार्थ की आंखें बर्फ की तरह ठंडी थीं। वह जिस भी नज़र से उसे देखता, उसे यह पाखंडी औरत बहुत घिनौनी लगती। काव्या ने एक कागज़ निकाला और अपने पेन को घुमाते हुए उस पर कर्ज की पर्ची लिखी। राजकुमार सिद्धार्थ काव्या रायचंद का कुल 7 लाख स्वर्ण मुद्राओं का कर्जदार है, जिसे 1 महीने के भीतर चुकाना होगा। अगर 1 दिन की भी देरी हुई तो 10,000 स्वर्ण मुद्राएं अतिरिक्त जोड़ी जाएंगी। उस कागज़ पर लिखी लाइन को देखकर राजकुमार सिद्धार्थ का सच में खून उगलने का मन कर रहा था। लांती काव्या, तुम सीधे सीधे डाका ही क्यों नहीं डाल लेती? हस्ताक्षर करो, काव्या ने हुक्म दिया। राजकुमार सिद्धार्थ ने अपने दांत पीसे और अपनी गहरी अनिच्छा के बावजूद उसने आखिरकार उस कर्ज की पर्ची पर हस्ताक्षर कर ही दिए। काव्या ने उस पर्ची को संभाल कर रख लिया। उसकी नई बग्घी के लिए पैसे का इंतजाम हो चुका था। भले ही रायचंद परिवार के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन अगर कोई खुद आकर इतनी बड़ी रकम उनके दरवाजे पर दे जाए तो यह निश्चित रूप से एक बहुत ही खुशी की बात थी। काव्या, क्या तुम अब मुझे छोड़ोगी? अभी नहीं। राजमहल के ये शाही अंगरक्षक बहुत खूंखार और खतरनाक लग रहे हैं, जिससे मैं थोड़ा डर गई हूँ। कृपया महामहिम, फिलहाल आप ही मुझे राजमहल तक छोड़ दें। इस तरह काव्या राजकुमार सिद्धार्थ को बंधक बनाकर राजमहल में दाखिल हुई और उसके पीछे पीछे लोगों का एक और समूह चल पड़ा। राजकुमार सिद्धार्थ की जान काव्या के हाथों में होने के कारण ओयांग शिलोंग चाहकर भी उसे रोकने या उसे सबक सिखाने के लिए कुछ नहीं कर सका। पर्पल युआन दावत विदर्भ राज्य के राजमहल के पर्पल एक्सट्रीम पैलेस में आयोजित की गई थी। इस समय तक आमंत्रित सभी अधिकारी और रईस परिवारों के मुखिया वहां पहुंच चुके थे और यहां तक कि विदर्भ राज्य के महाराज भी ऊंचे सिंहासन पर विराजमान थे। भले ही वह 50 साल से ज्यादा के थे, लेकिन उनके चेहरे के गहरे भावों को देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता था कि जवानी के दिनों में वह कितने आकर्षक रहे होंगे। उनके सुनहरे ड्रैगन वाले राजसी वस्त्र उन्हें और भी ज्यादा रौबदार बना रहे थे। वहां मौजूद सभी मंत्री और शक्तिशाली परिवारों के मुखिया हैरान थे। ये बच्चे क्या कर रहे हैं? वे अभी तक नहीं आए। अगर वे थोड़ी और देर से आए तो उन्हें दावत में पहुंचने में देर हो जाएगी। किसी एक व्यक्ति का न आना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो सिंह परिवार के युवा सदस्यों के अलावा और कोई भी वहां नहीं पहुंचा था, जो कि बहुत ही अजीब बात थी। तभी आखिरकार कदमों की आहट सुनाई दी और हर परिवार की युवा पीढ़ी दौड़कर अपने अपने बड़ों के पास गई और जितनी जल्दी हो सके अपनी सीटों पर बैठ गई। आज जो कुछ भी हुआ था वह इतना ज्यादा रोमांचक और खौफनाक था कि उनके छोटे से दिल उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे और उन्हें शांत होने के लिए अपने पिताओं के सहारे की जरूरत थी। उन सभी के चेहरे के भाव बहुत अजीब थे। आखिर हुआ क्या है? उसी पल पर्पल एक्सट्रीम पैलेस में 3 आकृतियां प्रकट हुईं। काव्या महामहिम राजकुमार सिद्धार्थ के साथ ही राजमहल में दाखिल हुई। यह कोई हैरानी की बात नहीं थी, क्योंकि काव्या पहले हमेशा राजकुमार सिद्धार्थ से चिपके रहना चाहती थी। लेकिन अब कुछ तो गड़बड़ थी, क्योंकि काव्या ने एक बहुत ही खतरनाक और नुकीली चीज राजकुमार सिद्धार्थ की गर्दन पर रखी हुई थी और एक मजबूत शरीर वाला यज्ञ उसकी रक्षा के लिए उसके बगल में खड़ा था। मुख्य हॉल के बाहर 300 बेहतरीन शाही अंगरक्षक पहरा दे रहे थे। उनके निचले पद के कारण उन्हें महाराज के आदेश के बिना हॉल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। काव्या को देखते ही विदर्भ राज्य के महाराज की आंखों में एक जटिल चमक आ गई। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, राजकुमार, काव्या, तुम दोनों ये क्या कर रहे हो? अपने हाथ के एक हल्के से इशारे से काव्या ने उस जानलेवा जहरीली सुई को हटा लिया। फिर उसने बड़ी मासूमियत से कहा, महाराज, मैं तो बस राजकुमार सिद्धार्थ के साथ मजाक कर रही थी। काव्या के चेहरे पर बिल्कुल सच्ची मासूमियत झलक रही थी। खांसी, खांसी, खांसी। वहां मौजूद कई लोग काव्या की बात सुनकर लगभग खांसने ही लगे। वे पूरी तरह से निशब्द थे। मालकिन, आपके झूठ बोलने का हुनर सच में एक अतुलनीय स्तर पर पहुंच चुका है। राजकुमार सिद्धार्थ, जो अब आखिरकार आज़ाद हो चुका था, गुस्से से लाल पीला हो रहा था। क्या वह उसके साथ मजाक कर रही थी?
मैं उसके हाथों लगभग मरने ही वाला था और वह कह रही है कि वह मजाक कर रही थी। ये औरत ऐसी बेतुकी बात कैसे कह सकती है? रिया, जो राजकुमार सिद्धार्थ के बगल में खड़ी थी, काव्या को नीचा दिखाने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहती थी। रिया ने दर्द भरे चेहरे के साथ कहा, काव्या, तुम महाराज को धोखा कैसे दे सकती हो? ये तो साफ था कि तुम महामहिम रात्रि सम्राट पधार रहे हैं। इससे पहले कि रिया अपने आरोप पूरे कर पाती, एक तेज आवाज पूरे राजमहल में गूंज उठी। पल भर में ही पूरे पर्पल एक्सट्रीम पैलेस का तापमान भयानक रूप से गिर गया। वहां मौजूद हर इंसान, यहां तक कि राजकुमार सिद्धार्थ का चेहरा भी खौफ से पीला पड़ गया। विदर्भ राज्य के महाराज भी इन शब्दों को सुनकर अपनी हैरानी नहीं छिपा सके। उन्होंने हड़बड़ाहट में कहा, जल्दी से रात्रि सम्राट के लिए एक आसन तैयार करो। रुद्र का आसन महाराज के बिल्कुल पास लगाया गया था, यहां तक कि युवराज शौर्य के आसन से भी ज्यादा करीब। युवराज शौर्य, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह बहुत विद्वान है, राज्य चलाने में निपुण है और साधना में भी राज्य की नंबर 1 होनहार प्रतिभा है, उसके चेहरे के भाव बिल्कुल शांत थे और उसमें कोई बदलाव नहीं आया। पूरे हॉल में एकदम घोंटू खामोशी छा गई। तभी काले रंग की पोशाक में एक लंबा और आकर्षक व्यक्ति हॉल में दाखिल हुआ। उसका आना बिल्कुल रात के किसी खौफनाक शैतान के अवतरित होने जैसा था, जिसकी असीम और विनाशकारी ताकत हर किसी पर भारी पड़ रही थी। उसका रौब और दबदबा इतना ज्यादा था कि उसके सामने विदर्भ राज्य के सर्वोच्च महाराज भी फीके लग रहे थे। उसके आने से हर कोई सतर्क और चौकन्ना हो गया था, लेकिन रुद्र बिना एक शब्द कहे पूरी शान के साथ अपने आसन पर बैठ गया। काव्या रायचंद ने आलस से अंगड़ाई लेते हुए कहा, यज्ञ, चलो हम भी अपनी जगह पर बैठें। दावत जल्द ही शुरू होने वाली है। यज्ञ भी अब तक होश में आ चुका था और वह काव्या के साथ अपनी जगह पर चला गया। ये पहली बार था जब उसने उस खौफनाक रात्रि सम्राट को इतने करीब से देखा था और बिना कुछ किए ही उस इंसान ने यज्ञ की रूह तक को कंपा दिया था। लेकिन उसकी ऊर्जा, उसे ऐसा लग रहा था मानो उसने इस ऊर्जा को पहले भी कहीं महसूस किया है। यज्ञ चाहे कितना भी दिमाग लगा लेता, लेकिन वह सपने में भी नहीं सोच सकता था कि यह खूंखार रात्रि सम्राट, जिसके नाम से ही पूरी दुनिया कांप उठती थी, वही व्यक्ति था जो उसकी मालकिन काव्या के साथ उसी के घर गया था। काव्या ने मन ही मन सोचा, ये रुद्र यहाँ दावत का मजा लेने बिल्कुल नहीं आया है, ये तो सिर्फ यहाँ मुसीबत खड़ी करने आया है। उसके आते ही सभी लोग इतने खौफजदा हो गए थे कि कोई भी खुशी से इस दावत का लुत्फ नहीं उठा सकता था। खैर, वह भी यहाँ मजे करने नहीं आई थी, तो अगर वह मुसीबत खड़ी करना चाहता है तो उसे करने दो। रुद्र के अचानक आ जाने से रिया काव्या पर लगाए जा रहे आरोपों को बीच में ही भूल गई और उसका दिमाग पूरी तरह से सुन्न पड़ गया। काफी देर बाद जब उसे होश आया और वह दोबारा काव्या के गुनाहों की लिस्ट खोलने ही वाली थी, तभी महाराज ने कहा, राजकुमार, शुभ मुहूर्त का समय हो गया है, कृपया अपना आसन ग्रहण करो। रिया बहुत निराश हुई। क्या अब सब कुछ ऐसे ही खत्म हो जाएगा? उसने धीमी आवाज में कहना शुरू किया, महामहिम राजकुमार। राजकुमार सिद्धार्थ ने रिया का हाथ इतनी जोर से भींचा मानो वह उसकी कलाई ही तोड़ देना चाहता हो। वह रिया का हाथ ऐसे मरोड़ रहा था मानो वह काव्या का हाथ हो। वह असीम गुस्से और नफरत से भरा हुआ था और आसानी से हार मानने को तैयार नहीं था। लेकिन आज न जाने कहां से वह खौफनाक इंसान इस पर्पल युवान दावत में आ टपका था और महाराज भी कोई बखेड़ा खड़ा नहीं करना चाहते थे, इसलिए उसे मजबूरन अपना गुस्सा पीकर खामोश रहना पड़ा। उसे सब्र रखना ही होगा, वरना अगर उसने बेवकूफ़ी में अपने पिता को नाराज कर दिया तो हालात और भी बदतर हो जाएंगे। रिया की आंखों में दर्द से आंसू छलक आए थे और वह लगभग बेहोश होने ही वाली थी कि उसे वहां से घसीट कर ले जाया गया। वह अंदर ही अंदर गुस्से से उबल रही थी। आज काव्या को भारी मुसीबत में फंसना था, लेकिन उस खूंखार रात्रि सम्राट के अचानक आ जाने से सारा खेल ही बिगड़ गया। उस विनाशकारी शैतान के वहां मौजूद होने के कारण पूरे पर्पल एक्सट्रीम पैलेस का माहौल बेहद खौफनाक और डरावना हो गया था। भले ही रुद्र ने एक भी शब्द नहीं कहा था, लेकिन केवल उसकी मौजूदगी ही एक ऐसी भयानक ऊर्जा बिखेर रही थी जिसे कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता था और जिससे लोग डर के मारे कांप रहे थे। शुभ मुहूर्त आ चुका था और विदर्भ राज्य के महाराज ने घोषणा की, मैं आज के पर्पल युवान दावत के विधिवत आरंभ की घोषणा करता हूँ। एक के बाद एक गीत, संगीत, नृत्य, बेहतरीन शराब और लजीज पकवान परोसे जाने लगे। पूरे हिम महाद्वीप के सभी देशों में विदर्भ राज्य सबसे निचले पायदान पर था। फिर भी एक कमजोर ऊंट भी घोड़े से बड़ा ही होता है, इसलिए उनकी इस भव्य दावत को कम नहीं समझना चाहिए था। यज्ञ, यह मिठाई बहुत स्वादिष्ट है। शाही रसोई के रसोइये सच में बहुत हुनरमंद हैं। काव्या ने आलस से एक मिठाई का टुकड़ा उठाया और खा लिया। ये भी बुरी नहीं है। काव्या पूरे मजे से अपना खाना खा रही थी, उसे इस बात का जरा भी खौफ नहीं था कि दावत के बाद महाराज उससे सारा हिसाब चुकता करेंगे। काव्या को इतने शांत और बेफिक्र अंदाज में देखकर यज्ञ को लगा कि अभी उसकी साधना सच में बहुत कम है। उसने खुद को शांत करने के लिए राजमहल के उन शाही पकवानों को चखने का फैसला किया। आखिरकार शाही पकवान कोई ऐसी चीज़ तो थे नहीं जो उसे हर रोज खाने को मिलते।
लेकिन जैसे ही उसने उस मिठाई को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया जिसकी काव्या ने तारीफ की थी, अचानक उसे लगा मानो एक खौफनाक जानलेवा ऊर्जा ने उसे चारों तरफ से घेर लिया हो, जो उसके शरीर और रूह दोनों को चीर डालना चाहती थी। यज्ञ बुरी तरह से घबरा गया, वह समझ नहीं पा रहा था कि यहाँ कौन उसे जान से मारना चाहता है। उसके हाथ कांपने लगे और उसने तुरंत अपना हाथ दूसरी मिठाई की ओर बढ़ा दिया। ऐसा करते ही वह जानलेवा ऊर्जा पल भर में गायब हो गई। वह जानलेवा ऊर्जा इतनी सटीक थी कि वह केवल उस पर निशाना साध रही थी और उसका कोई नामो निशान भी नहीं था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह ऊर्जा कहाँ से आ रही थी। ठीक उसी समय महाराज के बाद सबसे ऊंचे आसन पर बैठा वह खौफनाक इंसान हर उस पकवान का एक छोटा सा हिस्सा चख रहा था जो काव्या को पसंद आ रहा था। रात्रि सम्राट ने न केवल पर्पल युवान दावत में हिस्सा लिया था, बल्कि वह कुछ खा भी रहे थे। ये देखकर वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। आज ये सब क्या हो रहा है? दरबारी संगीतकारों, गायकों और नर्तकियों के अलावा कुछ मंत्रियों के बेटों ने भी मंच पर आकर अपना हुनर दिखाया और महाराज के सामने अपनी पहचान बनाने की कोशिश की। डकार। काव्या ने एक जोर की डकार ली और उसकी नज़र राजपरिवार के राजकुमारों और राजकुमारियों पर पड़ने लगी। सबसे पहले नंबर पर थे महामहिम रात्रि सम्राट रुद्र। यह इंसान हद से ज्यादा ताकतवर था, इससे पंगा लेना मौत को दावत देने जैसा था। दूसरे नंबर पर थे युवराज शौर्य, जो बहुत ही आकर्षक और सौम्य स्वभाव के थे और विदर्भ राज्य की होनहार प्रतिभाओं की सूची में पहले स्थान पर थे। तीसरे नंबर पर थे राजकुमार बादल, जिनकी प्रतिभा और व्यक्तित्व दोनों ही बेमिसाल थे। वे सभी राजकुमारों में सबसे ज्यादा शांत रहते थे और होनहार प्रतिभाओं की सूची में दूसरे स्थान पर थे। चौथे नंबर पर राजकुमार सिद्धार्थ बेकार। पांचवें नंबर पर आठवीं राजकुमारी अवंतिका बेकार। असली मोहरे तो युवराज और राजकुमार बादल थे। दरअसल वह आज यहाँ सिर्फ मुसीबत खड़ी करने आई थी। इस दावत को सच में यादगार बनाने के लिए उसे किसी चिंगारी की जरूरत थी। काव्या अभी सोच ही रही थी कि किसे अपना मोहरा बनाए कि तभी चुस्त पोशाक पहने एक लड़की अचानक छलांग लगाकर अखाड़े पर आ गई। महाराज की आंखों में एक चमक आ गई। दीवान हवेली की छोटी लड़की आज खुद मंच पर आई है। क्या वह मुझे कोई सरप्राइज देने वाली है? देविका सिंह, जो महाराज के ससुर के परिवार की सबसे बड़ी बेटी, महारानी की भतीजी और राज्य की होनहार प्रतिभाओं की सूची में चौथे स्थान पर थी, वह निसंदेह विदर्भ राज्य का गौरव थी। देविका सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे डर है कि मुझे आपको निराश करना पड़ेगा महाराज। आज मेरे पास करने के लिए कुछ ज्यादा जरूरी काम है। देविका सिंह की नजरें घूमी और सीधे काव्या पर जाकर टिक गईं। मैंने सुना है कि तुमने होनहार प्रतिभाओं की सूची में 7वें स्थान पर रहने वाले यज्ञ को हरा दिया है, इसलिए मैं इस मौके का फायदा उठाकर तुम्हारे साथ मुकाबला करना चाहती हूँ। वैसे तो हम दोनों की उम्र एक ही है, लेकिन तुम मालकिन होने के नाते पारिवारिक मामलों में बहुत व्यस्त रहती हो। अगर मैंने आज का मौका गंवा दिया तो मुझे डर है कि मुझे दोबारा तुम्हारे साथ मुकाबला करने का मौका नहीं मिलेगा। महाराज ने कहा, मैंने सुना है कि हाल ही में काव्या की साधना में काफी सुधार आया है। मैं खुद ये देखना चाहूंगा। क्यों न तुम देविका के साथ एक मुकाबला कर ही लो। ये सुनकर हर कोई दंग रह गया। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि देविका सिंह आज रात पर्पल युवान दावत में सरेआम काव्या को चुनौती देगी। काव्या की आंखों में एक शैतानी चमक आ गई और उसका मन किया कि वह देविका की इस हरकत पर तालियां बजाए, क्योंकि वह बिल्कुल यही तो चाहती थी। वह बस एक चिंगारी ढूंढ रही थी, लेकिन समझ नहीं पा रही थी कि महाराज के 2 बेटों में से किसे चुने। अगर महाराज की भतीजी खुद ही अपनी बलि चढ़ाने आ जाए तो इससे बेहतर और क्या हो सकता था। और काव्या की आंखों में एक ठंडी चमक छा गई। देविका सिंह ही वह इंसान थी जिसने उसके पुराने शरीर की मालकिन की हत्या की साजिश रची थी और अब इस पुराने हिसाब को हमेशा के लिए चुकता करने का समय आ गया था। काव्या ने आलस से कहा, महाराज, लेकिन मैं लड़ना नहीं चाहती। हम यहाँ मजे करने आए हैं, है ना? यहाँ खून खराबा करने से दावत का सारा मजा खराब हो जाएगा। देविका सिंह ने व्यंग्य करते हुए कहा, काव्या, क्या तुम डर गई हो? क्या तुम्हें हारने का डर सता रहा है? चिंता मत करो, मैं तुम्हें जीतने का मौका दूंगी। मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं करूंगी। अगर यहाँ कोई और लड़की होती जो जल्दी आपा खो देती है तो वह गुस्से में भड़क कर आगे बढ़ जाती, लेकिन काव्या कोई जल्दबाजी में फैसले लेने वाली इंसान नहीं थी। मैं इस तरह के उकसाने वाले पुराने पैंतरों से ऊब चुकी हूँ, काव्या ने लापरवाही से जवाब दिया। देविका का चेहरा उतर गया और उसने मदद की उम्मीद से महाराज की ओर देखा। आज उसे हर हाल में काव्या को सबक सिखाना था। काव्या और यज्ञ के बीच हुए मुकाबले ने उसके मन में खतरे की घंटी बजा दी थी। उसे डर था कि अगर काव्या को थोड़ा और समय मिल गया तो वह उससे बहुत आगे निकल जाएगी। इस खतरे को यहीं जड़ से उखाड़ फेंकना जरूरी था। भले ही आज हम काव्या को जान से न मार पाएं, लेकिन हम उसे अपाहिज जरूर कर देंगे ताकि वह अपने अपाहिज चाचा जी के साथ बैठकर दिन गुजार सके। देविका की आंखों में एक खौफनाक और जानलेवा चमक आ गई। महाराज ने हंसते हुए कहा, काव्या तो बहुत आलसी है, अपने पिता से बिल्कुल अलग। पता नहीं ये किस पर गई है।
चलो एक काम करते हैं, तुम्हें थोड़ा उत्साहित करने के लिए, छोटी लड़की, अगर तुम ये मुकाबला जीत जाती हो तो मैं तुम्हारी कोई भी एक ऐसी इच्छा पूरी करूंगा जो मेरे बस में हो। महाराज का ये प्रस्ताव बहुत बड़ी बात थी और हर कोई काव्या की किस्मत से ईर्ष्या करने लगा। लेकिन वे ये भी अच्छी तरह से जानते थे कि काव्या के जीतने की कोई संभावना नहीं है। भले ही अब उसे साधना में एक होनहार प्रतिभा माना जाता था, लेकिन उन्होंने सुना था कि देविका पहले ही आध्यात्मिक स्तर के 7वें चरण तक पहुंच चुकी है। भला छठे चरण की साधिका काव्या उसे कैसे हरा सकती है? काव्या ने मुंह बनाते हुए कहा, महाराज आप तो बहुत कंजूस हैं। केवल एक इच्छा, अगर आप 3 इच्छाएं पूरी करने का वादा करें तो मैं शायद विचार कर सकती हूँ। ये सुनकर वहां मौजूद हर किसी का सच में खून उगलने का मन कर गया। महाराज की इच्छा कोई बाजार में बिकने वाली सब्जी है क्या? और यह काव्या यहाँ भी मोलभाव कर रही है। यहाँ तक कि महाराज भी निशब्द रह गए, फिर भी उनके चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान बनी रही। ज्यादा से ज्यादा 2 इच्छाएं, काव्या को इतनी भी मनमानी नहीं करनी चाहिए। काव्या की आंखों में एक चमक आ गई। 2, बिल्कुल सही। वह अपने आसन से उठी और मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है, मुझे देविका की चुनौती मंजूर है। क्या हम अब मुकाबला शुरू करें? महाराज ने उस चुलबुली और बेबाक लड़की की ओर देखा और उन्हें अचानक ऐसा लगा मानो वह उनके ही जाल में फंस रही हो। वह देविका की ताकत से अच्छी तरह वाकिफ थे, भला काव्या कैसे जीत सकती थी? शायद वह कुछ ज्यादा ही सोच रहे थे। रायचंद परिवार, आदित्य रायचंद, काव्या, इन्होंने सच में हद पार कर दी थी। विदर्भ राज्य की अर्थव्यवस्था पर अपने नियंत्रण और आदित्य रायचंद के राज्य का सबसे शक्तिशाली योद्धा होने के घमंड में उन्होंने शाही परिवार के सम्मान को पूरी तरह से कुचल दिया था। उनकी इतनी हिम्मत कि उन्होंने शाही सगाई तोड़ दी और उनके सबसे चहेते राजकुमार को सरेआम अपमानित किया। आज देविका के जरिए उन्हें सबक सिखाने का ये सबसे बेहतरीन मौका था। भले ही आदित्य रायचंद को गुस्सा आ जाए, लेकिन वह इसका सारा दोष सिंह परिवार पर मढ़ेगा, राजशाही पर नहीं। सिंह परिवार के मुखिया ने मन ही मन आह भरी, देविका अभी भी बहुत भावुक है। महाराज बहुत बेरहम होते हैं, चाहे वह उनका खुद का परिवार हो या उनकी पत्नियां, वे सभी उनके शतरंज के खेल के सिर्फ मोहरे होते हैं। अगर काव्या को कुछ भी होता है तो सिंह परिवार को बलि का बकरा बनना पड़ेगा और विदर्भ राज्य के सबसे ताकतवर योद्धा आदित्य रायचंद के खौफनाक गुस्से का सामना करना पड़ेगा। सिंह परिवार के सबसे बड़े बेटे देविका के भाई ने कहा, पिताजी, क्या हम सिंह परिवार को रायचंद परिवार से डरने की जरूरत है? आदित्य रायचंद सिर्फ 9वें स्तर का योद्धा है और वह भी अपाहिज और अंधा है। हमें उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब जब बात यहाँ तक आ ही गई है तो देविका को काव्या को पूरी तरह से अपाहिज कर देना चाहिए, ओयांगजू ने बेरहमी से कहा। बॉस, क्या सब ठीक रहेगा? यज्ञ ने त्योरियां चढ़ाते हुए पूछा। देविका विदर्भ राज्य की होनहार प्रतिभाओं की सूची में 4थे स्थान पर है और उसके पास 7वें स्तर के आध्यात्मिक साधक की ताकत है, जो बॉस से एक स्तर अधिक है। इसके अलावा सिंह परिवार बहुत शक्तिशाली है और इस होनहार लड़की देविका के पास निश्चित रूप से कुछ छिपे हुए ट्रम्प कार्ड होंगे जिससे निपटना बहुत मुश्किल होगा। काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, तुम्हारी बॉस ने कभी भी जीत के पक्के यकीन के बिना कोई काम नहीं किया है। देविका ने कहा, चलो अब लड़ते हैं। काव्या, मंच पर आओ और मेरा सामना करो। देविका काव्या को तड़पा तड़पा कर मारने के लिए बेताब थी। काव्या पिछली बार तो किस्मत से बच गई थी, लेकिन इस बार मैं उसे किसी भी कीमत पर सही सलामत वापस नहीं जाने दूंगी। काव्या ने छलांग लगाई और आलस भरे अंदाज में अखाड़े पर उतर गई। महाराज ने चेतावनी देते हुए कहा, जब तुम्हारा काम पूरा हो जाए तो रुक जाना, किसी की जान नहीं जानी चाहिए। अगर काव्या मर गई तो आदित्य रायचंद अपनी भतीजी से बेइंतहा प्यार करता है, वह शायद कुछ ऐसा पागलपन कर बैठे जो पूरे विदर्भ राज्य को तबाह कर दे। इसलिए काव्या की जान बख्शनी ही होगी। पर्पल एक्सट्रीम पैलेस के मंच पर 2 लड़कियां आमने सामने खड़ी थीं, जो एक बहुत ही सुंदर दृश्य बना रही थीं। जामुनी रंग की पोशाक पहने लड़की बेइंतहा खूबसूरत और बेफिक्र थी। लाल रंग की पोशाक पहने लड़की बहुत आकर्षक, सुंदर और घमंड से भरी थी। एक विदर्भ राज्य के सबसे अमीर परिवार की मालकिन है और दूसरी विदर्भ राज्य का गौरव। हर कोई इस रोमांचक मुकाबले का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। ठीक उसी समय रुद्र ने अपनी आंखें हल्की सी उठाईं और उसकी नजरें काव्या पर जाकर टिक गईं, जहां से वे एक पल के लिए भी नहीं हटीं। काव्या, मैं अपना पहला वार करने वाली हूं, तैयार हो जाओ। देविका की आंखों में एक ठंडी चमक आए और उसके बोलते ही उसके शरीर से एक बेहद शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा फूट पड़ी। 7वें आध्यात्मिक स्तर का चरम। देविका की प्रगति तो सच में बहुत तेज है। हमारे विदर्भ राज्य की चौथी सबसे होनहार प्रतिभा से और क्या उम्मीद की जा सकती है? अद्भुत! उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। हर कोई देविका की इस अविश्वसनीय प्रतिभा को देखकर हैरान था। जैसे ही देविका का प्रहार काव्या को लगने ही वाला था, ऐसा लगा मानो काव्या को आखिरकार होश आ गया हो और उसने बेहद शांति से अपना प्रहार कर दिया।
धड़ाम, दोनों ताकतें आपस में टकराईं और झटके से दोनों को कई कदम पीछे हटना पड़ा। यह क्या हो रहा है? काव्या तो सिर्फ छठे स्तर पर है, फिर वह देविका का बराबरी से मुकाबला कैसे कर रही है? देविका शायद अभी उसकी ताकत का अंदाजा लगा रही होगी और उसने अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई होगी। यह जरूरी नहीं है, हो सकता है कि मालकिन अपनी असली ताकत छिपा रही हो। नीचे खड़े लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। देविका की आंखों में गुस्सा और गहरा हो गया। लगता है मैंने तुम्हें सच में कम आंका था। यज्ञ को हराने के बाद ये तो तय है कि तुम्हारी ताकत एक आम छठे स्तर के आध्यात्मिक साधक से कहीं ज्यादा है। अपनी कलाई के एक झटके के साथ देविका ने अपने ही कद जितनी लंबी एक विशाल और दहकती हुई लाल तलवार निकाल ली और बिजली की तेजी से काव्या की ओर झपटी। काव्या ने एक तरफ झुककर इस तेज प्रहार से खुद को बचा लिया। धड़ाम, देविका का प्रहार खाली गया और उसकी तलवार ने पर्पल एक्सट्रीम पैलेस के उस शानदार मंच पर एक बहुत बड़ा गड्ढा कर दिया। देविका ने चिल्लाते हुए कहा, काव्या, देखते हैं तुम कब तक छुप सकती हो। ब्रह्मांड विदारक प्रहार। वह दहकती हुई लाल तलवार, जो मानो पूरे ब्रह्मांड को चीरने की ताकत रखती थी, उस जामुनी आकृति की ओर भयंकर रूप से झपटी। तो क्या हुआ अगर तुम्हारे पास एक बड़ी तलवार है? काव्या ने अपना हाथ उठाया और उसके हाथ में एक लंबी तलवार प्रकट हो गई। ये छठी श्रेणी का एक जादुई हथियार था, जो प्रथम नीलामी घर में नीलाम हुए जादुई हथियारों के पैकेज में से एक था। क्लैंग, दोनों हथियार आपस में टकराए, जिससे चारों तरफ चिंगारियां फूट पड़ीं। देविका ने ठंडी सांस ली, अपनी आध्यात्मिक शक्ति को उसके चरम तक पहुंचाया और उसकी तलवार की परछाई 3 हिस्सों में बढ़ गई। जैसे ही उसे लगा कि काव्या अब बुरी तरह से घायल होने ही वाली है, अचानक उसके सामने काव्या की तलवार की परछाई 10 हिस्सों में बढ़ गई। ये कैसे मुमकिन है? इतनी करीब से 10 तलवारों की परछाइयों का सामना करते हुए देविका के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। धड़ाम धड़ाम, 2 जोरदार धमाकों के बाद काव्या ने आसानी से उन 3 तलवारों की परछाइयों को चकमा दे दिया और वह बिल्कुल सुरक्षित और शांत खड़ी थी। दूसरी ओर देविका की हालत बहुत खराब थी। उसकी खूबसूरत लंबी पोशाक पर अब 6 या 7 जगह कट लग गए थे, जिससे उसकी बर्फ जैसी सफ़ेद त्वचा दिखाई दे रही थी। छठे स्तर की काव्या 7वें स्तर की देविका का सामना कर रही है और वह सच में उससे थोड़ी ज़्यादा ताकतवर साबित हो रही है। ये तो अविश्वसनीय है। हर कोई अपनी आंखें फाड़े हैरान रह गया। राजकुमार सिद्धार्थ का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया था। उसने पहले भी काव्या रायचंद की अपने से ऊंचे स्तर के विरोधियों से लड़ने की ताकत देखी थी और वह खुद भी एक बार उससे इसी तरह हार चुका था। हालांकि काव्या से उसकी हार का एक बड़ा कारण ये था कि उसने उसे कम आंका था, लेकिन उसे यह मानना ही पड़ा कि काव्या के स्वभाव में आए इस भारी बदलाव के बाद उससे निपटना बहुत मुश्किल हो गया था। लानत है, देविका सिंह के पास अभी भी कोई ना कोई ट्रम्प कार्ड जरूर बचा होगा। हम काव्या को आज जीतने नहीं दे सकते। भले ही वह काफी दयनीय लग रही थी, लेकिन देविका अभी भी काव्या को घमंड भरी नजरों से घूर रही थी। काव्या, यह मत सोचो कि तुम मुझे हरा सकती हो। तुम अभी भी मेरे स्तर से बहुत दूर हो। अचानक देविका की आध्यात्मिक शक्ति एक और स्तर बढ़ गई और वह सीधे 8वें स्तर के आध्यात्मिक साधक की ताकत तक पहुंच गई। यह क्या हो रहा है? सिंह परिवार के पास सच में बहुत से ट्रम्प कार्ड हैं। उनके पास एक ऐसी आध्यात्मिक तकनीक भी है जो किसी की ताकत को एक स्तर तक बढ़ा सकती है। 2 स्तरों के अंतर के साथ भले ही काव्या एक होनहार प्रतिभा हो, फिर भी वह निश्चित रूप से हार जाएगी। वूश, यज्ञ भी अपनी जगह से खड़ा हो गया और वह गहरी चिंता के साथ काव्या की ओर देखने लगा। ताकत में केवल एक स्तर के अंतर के साथ वह लड़की अपनी असाधारण प्रतिभा के दम पर देविका को हरा सकती थी, लेकिन अपने से 2 स्तर ऊपर के इंसान को हराना ये तो नामुमकिन था। काव्या ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, देविका, तुम बहुत ही नादान हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि सिर्फ 8वें स्तर तक पहुंचने से तुम मुझे हरा सकती हो? काव्या, तुम्हारी मौत तुम्हारे सिर पर खड़ी है और तुम अभी भी इतनी जिद्दी हो। अगर तुम ऐसे ही नाटक करती रही तो सबसे पहले तुम नरक में जाओगी। अपनी तलवार के एक झटके के साथ देविका ने पूर्ण चंद्रमा जैसी एक आकृति बनाई, जिसके साथ एक खौफनाक और विनाशकारी आंधी काव्या की ओर बढ़ गई। इतने भयंकर हमले का सामना करते हुए भी काव्या बहुत शांत खड़ी रही। उसने न तो बचने की कोशिश की और न ही पीछे हटी। काव्या ने धीरे से अपना हाथ उठाया, जल आत्मा ढाल। पलक झपकते ही एक सुनहरी ढाल ने उस खौफनाक हमले को रोक दिया। धड़ाम, काव्या के चारों ओर की जमीन उस हमले से छलनी हो गई थी, लेकिन काव्या को खरोंच तक नहीं आई। वहां मौजूद हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह तो जल तत्व की शक्ति है। काव्या असल में एक तत्व आधारित आध्यात्मिक साधिका है। हे भगवान, हमारे विदर्भ राज्य को दूसरी सबसे होनहार तत्व आधारित आध्यात्मिक साधिका मिल गई है। ठीक उसी समय महामहिम युवराज शौर्य, जो अब तक बड़ी शांति से मुकाबला देख रहे थे, उनकी नजरें काव्या पर जाकर टिक गईं। उन्हें अब काव्या में कुछ दिलचस्पी होने लगी थी, क्योंकि वह खुद विदर्भ राज्य की पहली तत्व आधारित होनहार प्रतिभा थे और उनके पास वायु तत्व की शक्ति थी।
तत्व आधारित साधिका होने की बात सुनकर देविका का चेहरा गुस्से से नीला पड़ गया। ये बात क्या कम बुरी थी कि वह नीच औरत रवीना रायचंद उससे आगे निकल गई थी और अब काव्या की प्रतिभा भी उससे बेहतर हो गई थी। ये तो बर्दाश्त के बाहर था। अगर काव्या आज नहीं मरी तो उसे कभी चैन नहीं मिलेगा। इस समय देविका महाराज की दी हुई चेतावनी भूल चुकी थी और वह हर हाल में काव्या को जान से मारने के लिए उतारू थी। तत्व आधारित साधक अपने से ऊंचे स्तर के विरोधियों से लड़ सकते हैं, पूरे हिम महाद्वीप के साधकों के बीच यह आम बात थी। लेकिन काव्या का अपने से 2 स्तर ऊपर के इंसान को चुनौती देना, ये तो सिर्फ उसकी कोरी कल्पना थी। काव्या से जलन की आग में जलते हुए देविका पागलों की तरह हमला करने लगी और उसकी तलवार से अनगिनत परछाइयां निकलने लगीं। काव्या ने जल तत्वों का इस्तेमाल करके खुद को बचाया और देविका उसका बाल भी बांका नहीं कर पाए। काव्या के होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान खेल गई। क्या बस इतना ही दम है तुम में? लगता है मुझे तुम्हारे साथ और समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। जल नाग प्रहार। एक ठंडी और गरजती हुई आवाज गूंज उठी और एक विशाल नीले ड्रैगन ने देविका पर छलांग लगा दी। धड़ाम। नहीं। देविका दर्द से चीख उठी और उसका शरीर हवा में उछल गया। उसकी दर्दनाक चीख सुनकर वहां मौजूद सभी लोगों की रूह कांप उठी। देविका अखाड़े की दरारों के बीच बुरी तरह से घायल अवस्था में पड़ी थी और उसका चेहरा कागज की तरह सफेद पड़ गया था। क्या यह एक तत्व आधारित साधक की ताकत है? ये तो सच में बहुत खौफनाक है। तत्व आधारित साधक सच में भगवान के सबसे चहेते बच्चे होते हैं। काव्या देविका के ऊपर खड़ी होकर उसे घूरते हुए बोली, देविका तुम हार गई। देविका किसी तरह संघर्ष करते हुए उस दरार से बाहर रेंग कर निकली और अपने दांत पीसते हुए बोली, मैं नहीं हारी, मैं कैसे हार सकती हूँ? काव्या, तुम्हें खुद पर कुछ ज्यादा ही घमंड हो गया है। लाल बिजली, बाहर आओ और इसे चीर कर रख दो। देविका पागलों की तरह हंसने लगी। खून से लथपथ उसका चेहरा और उसकी वह खौफनाक हंसी देखकर ऐसा लग रहा था मानो वह राज्य की सबसे होनहार लड़की नहीं बल्कि नरक से जान लेने आई कोई खूंखार चुड़ैल हो। दहाड़। एक कान फाड़ देने वाली बाघ की दहाड़ गूंज उठी और देविका के सामने अचानक एक दहकता हुआ लाल बाघ प्रकट हो गया। यह विशाल जानवर कम से कम 7 मीटर लंबा था, जिसने टूटे हुए अखाड़े के ज्यादातर हिस्से को घेर लिया था। उसके माथे पर बना एक गहरे काले रंग का निशान उसकी खौफनाक ऊर्जा को और भी ज्यादा बढ़ा रहा था। लाल बिजली आध्यात्मिक बाघ। ये तो तीसरे स्तर का आध्यात्मिक जानवर है। सिंह परिवार ने सच में देविका के साथ अनुबंध करने के लिए तीसरे स्तर का आध्यात्मिक जानवर ढूंढ लिया। सिंह परिवार सच में बहुत कुछ छिपा रहा है। हाँ, किसी तीसरे स्तर के आध्यात्मिक जानवर को पकड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन किसी जानवर को वश में करने वाले को ढूंढना बिल्कुल आसान नहीं है। हमारे पूरे विदर्भ राज्य में ऐसा एक भी इंसान नहीं है। पता नहीं सिंह परिवार को ऐसा कोई इंसान कहाँ से मिल गया। महाराज की आंखों में एक खतरनाक चमक आ गई। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि सिंह परिवार ने किसी जानवर को वश में करने वाले से सांठ-गांठ कर ली है और देविका के लिए एक तीसरे स्तर का जानवर हासिल कर लिया है। उनके राज्य में किसी और का इतना ताकतवर होना उनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। सिंह परिवार के मुखिया को कुछ गड़बड़ होने का एहसास हुआ। उनके महाराज बहुत ही शक्की और मौकापरस्त इंसान थे। उसने सोचा था कि देविका को काव्या से निपटने के लिए किसी अनुबंधित जानवर की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि काव्या उसकी सोच से भी ज्यादा खौफनाक निकलेगी और देविका को ये कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ेगा। लड़ने की ताकत के मामले में एक तीसरे स्तर का आध्यात्मिक जानवर एक महान आध्यात्मिक साधक के बराबर होता है। भले ही मालकिन एक होनहार प्रतिभा हो, लेकिन वह इसे कभी नहीं हरा सकती। कुछ कह नहीं सकते, हो सकता है मालकिन के पास भी कोई अनुबंधित जानवर हो। अनुबंधित जानवर, ये कैसे मुमकिन है? भले ही रायचंद परिवार के पास बहुत पैसा है, लेकिन जानवर को वश में करने वाले लोग पैसों के लिए किसी के साथ काम नहीं करते। और वैसे भी हमारे विदर्भ राज्य में ऐसा कोई इंसान है ही नहीं। यज्ञ से ये सब और नहीं देखा गया और वह खड़ा होकर बोला, महाराज, इस मुकाबले में देविका का अपने अनुबंधित जानवर का इस्तेमाल करना बिल्कुल गलत और बेईमानी है। कृपया महाराज उसे अपने अनुबंधित जानवर को वापस भेजने का आदेश दें। महाराज तो वैसे भी चाहते थे कि काव्या हार जाए और उनकी उन 2 वादों को पूरा करने की कोई मंशा नहीं थी। भला वे देविका को उसका अनुबंधित जानवर वापस भेजने को कैसे कह सकते थे? उन्होंने कहा, अनुबंधित जानवर भी एक इंसान की निजी ताकत का हिस्सा होते हैं। मुकाबले से पहले किसी ने भी यह शर्त नहीं रखी थी कि उन्हें अनुबंधित जानवरों का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं है। इसलिए लड़ाई में देविका का अनुबंधित जानवर का इस्तेमाल करना किसी नियम का उल्लंघन नहीं है। यज्ञ समझ गया कि महाराज और सिंह परिवार पूरी तरह से मिले हुए हैं। उसने अखाड़े पर खड़ी उस बेखौफ और निडर लड़की की ओर देखा। वह अभी 16 साल की भी नहीं हुई थी, लेकिन उसे इतने बड़े परिवार की जिम्मेदारी संभालनी पड़ रही थी। विदर्भ राज्य की 2 सबसे बड़ी ताकतें उसे जान से मारना चाहती थीं। पिछले 3 सालों में उसने कितनी मुश्किलें झेली होंगी। यज्ञ को अचानक बहुत खुशी और राहत महसूस हुई।
भले ही उसके पिता बहुत सख्त थे और उनके परिवार के पास उसकी साधना की रफ्तार बढ़ाने के लिए जादुई गोलियां खरीदने के पैसे नहीं थे, लेकिन उसने कभी खौफ में जिंदगी नहीं गुजारी, न ही उसे दूसरों की साजिशों से बचने के लिए हमेशा सतर्क रहना पड़ा। वह एक ऐसी लड़की थी जिस पर गर्व किया जा सकता था, लेकिन इस समय यज्ञ को उस पर बहुत तरस आ रहा था। उसने काव्या की ओर देखा और उससे हार मान लेने को कहा। वह नहीं चाहता था कि वह बुरी तरह से घायल हो जाए। यज्ञ की चिंता भरी नजरें देखकर काव्या ने उसे दिलासा देते हुए एक मुस्कान दी। वह बिल्कुल ठीक रहेगी, मुसीबत में तो देविका फंसी थी। काव्या ने ठंडे स्वर में कहा, देविका, क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम्हारे पास ही अनुबंधित जानवर है? काव्या की बात सुनकर वहां मौजूद हर कोई हैरानी से चीख पड़ा, क्या मालकिन के पास भी एक अनुबंधित जानवर है? अगर मालकिन के पास अनुबंधित जानवर है तो आने वाला मुकाबला और भी ज्यादा रोमांचक होने वाला है। सभी लोग उत्साह से काव्या की ओर देखने लगे। काव्या ने कोमलता से कहा, अजय, बाहर आओ। काले और सफ़ेद रंग की एक रोशनी चमकी और काव्या की गोद में बर्फ जैसी सफ़ेद रंग की एक छोटी सी बिल्ली आ गई। उसके मुलायम बाल रेशम जैसे थे, जो एक अलग ही चमक बिखेर रहे थे। झाड़ू जैसी दिखने वाली उसकी छोटी और घनी पूंछ उसके नन्हे शरीर के पीछे धीरे धीरे हिल रही थी। बिल्ली के गोल गोल छोटे कान शरारत से खड़े हुए थे, जिससे वह बेइंतहा प्यारी लग रही थी। उसकी जामुनी आंखें नीलम की तरह थीं, जिनमें एक चुलबुली और प्यारी सी चमक थी। ये तो बहुत ही प्यारा और छोटा सा जीव है। ऐसा लग रहा था मानो इसमें लड़ने की बिल्कुल भी ताकत नहीं है। ये तो उस लाल बिजली आध्यात्मिक बाघ के दांतों के लिए भी काफ़ी नहीं होगा। जब अजय सामने आया तो लोग इतने हैरान थे कि वे अपनी कुर्सियों से लगभग गिर ही पड़े। यज्ञ के होंठ फड़क उठे। भला इतना प्यारा सा छोटा जीव तीसरे स्तर के आध्यात्मिक जानवर से कैसे लड़ सकता है? हा हा हा। देविका सिंह जीत के घमंड में जोर जोर से हंसने लगी। काव्या, लगता है अब तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा, जो तुम अपनी जान बचाने के लिए इस बेकार सी बिल्ली का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही हो। काव्या ने अजय को ऊपर से नीचे तक देखा। तुमने मेरे इतने सारे आध्यात्मिक मर्म खाए हैं और तीसरे स्तर के आध्यात्मिक जानवर में बदल गए हो। आखिरकार अब तुम कुछ काम आने वाले हो। लेकिन क्या तुम्हें यकीन है कि तुम इसे हरा सकते हो? भले ही इनका स्तर एक समान था, लेकिन इस नन्हे से शरीर पर सच में भरोसा नहीं किया जा सकता था। अगर यह हार गया तो उसे मजबूरन अपने आखिरी ट्रम्प कार्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। म्याऊं, मालकिन, आप मुझे बहुत कम आंक रही हैं। मैं अजय हूँ, सर्वोच्च म्याऊं सम्राट। भला एक मामूली सा तीसरे स्तर का आध्यात्मिक जानवर इस अजय म्याऊं सम्राट का मुकाबला कैसे कर सकता है? उस छोटी सी बिल्ली ने अपनी पूंछ हिलाए और अनुबंध के जरिए काव्या से पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा। काव्या ने सीधे शब्दों में कहा, ठीक है, तो फिर जल्दी करो और इस छोटे से बाघ को खत्म करो। काव्या, डींगे हाँकने की भी एक हद होती है। छोटे बाघ, जरा रुको, जब मेरा लाल बिजली बाघ इसे निगल जाएगा तब देखते हैं कि तुम इसे छोटा बाघ कहने की हिम्मत जुटा पाती हो या नहीं। देविका सिंह ने खूंखार लहजे में कहा। इसके बाद उसने बेरहमी से आदेश दिया, लाल बिजली बाघ, इन दोनों को निगल जाओ। दहाड़, वह दहकता हुआ लाल बाघ काव्या की ओर झपटा और वहां मौजूद हर कोई काव्या के लिए डर से कांप उठा। तीसरे स्तर के इन आध्यात्मिक जानवरों को हराना काव्या के बस की बात नहीं थी। अगर काव्या सच में अपनी इस छोटी सी बिल्ली पर जरूरत से ज्यादा भरोसा कर रही है तो वह खुद अपनी मौत को दावत दे रही है। ठीक उसी पल एक छोटी सी सफ़ेद गेंद जैसी आकृति अचानक प्रकट हुई और उस बाघ से जा टकराए। दहकते हुए लाल बाघ को अचानक उस छोटे से जानवर से एक खौफनाक ऊर्जा का एहसास हुआ। उसका विशाल शरीर कांप उठा और उसने देखा कि वह छोटी सी बिल्ली अचानक गायब हो गई थी। वह छोटी बिल्ली कहाँ गई? वह अचानक गायब कैसे हो गई? यह क्या हो रहा है? क्या वह बिल्ली अदृश्य हो सकती है? उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। हर कोई अखाड़े के चारों ओर भ्रमित होकर देखने लगा, लेकिन उन्हें वह छोटी सी बिल्ली कहीं नहीं मिली। दहाड़, अचानक उस दहकते हुए लाल बाघ ने दिल चीर देने वाली एक दर्दनाक चीख मारी और फिर जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। आखिर चल क्या रहा है? देखो, वह बिल्ली उस लाल बाघ की पीठ पर है। एक व्यक्ति ने बाघ के लाल बालों के बीच छिपे एक छोटे से सफ़ेद बिंदु की ओर इशारा करते हुए कहा। हे भगवान, वह वहां ऊपर कैसे पहुंच गई? देविका सिंह का चेहरा सदमे से पीला पड़ गया जब उसने देखा कि उसका अनुबंधित जानवर पूरी तरह से शांत हो गया था। वह चिल्लाई, लाल बिजली बाघ, तुम क्या दिन में सपने देख रहे हो? जल्दी करो और इस छोटी सी बिल्ली को अपने ऊपर से उतारो। यह अचानक किसी ने कुछ देखा और चिल्लाया, लाल बाघ की जीवन ऊर्जा कम होती जा रही है। उस छोटी बिल्ली को देखो। अचानक उस छोटी सी बिल्ली ने अपने ही शरीर के आकार का एक दहकता हुआ लाल आध्यात्मिक मर्म बाहर निकाला और उसे क्रंच क्रंच करते हुए खाने लगी। लोग हैरानी से चीख पड़े, ये तो लाल बिजली आध्यात्मिक बाघ का मर्म है। यह उसे कैसे मिल गया? हे भगवान, इतनी छोटी सी चीज तीसरे स्तर के आध्यात्मिक मर्म को खा रही है, क्या इसे फटने का डर नहीं है? धड़ाम,
अपना आध्यात्मिक मर्म खोने के बाद उस दहकते हुए लाल बाघ की आंखें फटने लगी और उसका विशाल शरीर बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ा। इसी बीच वह छोटी बिल्ली बाघ के शरीर से छलांग लगाकर काव्या की गोद में वापस आ गई और उत्साह से बोली, मालकिन, क्या अजय कमाल का नहीं है? इस छोटे से बाघ को तो अजय अपने एक पंजे से ही ढेर कर सकता है। भीड़ ने अविश्वास में पूछा, ये किस तरह की बिल्ली है? हे भगवान, क्या ये सच में एक बिल्ली है? बस एक ही झटके में इस बिल्ली ने पलक झपकते ही तीसरे स्तर के इतने विशाल आध्यात्मिक जानवर को मार गिराया और यहाँ तक कि उसका आध्यात्मिक मन भी निगल लिया। काव्या, तुम देविका सिंह गुस्से से आग बबूला हो रही थी कि उसका अनुबंधित जानवर इतनी आसानी से मारा गया। काव्या ने अपनी भौहें उठाईं और कहा, क्या हुआ? क्या अभी भी लड़ना चाहती हो? मैं हार मानती हूँ। जब देविका सिंह ने उन गहरी और ठंडी आंखों में देखा तो वह अंदर ही अंदर घबरा गई। आखिरकार यह मुकाबला खत्म होने ही वाला था। लेकिन जैसे ही सबने राहत की सांस ली, देविका सिंह की आस्तीन से एक काले रंग का ड्रैगन के आकार का खंजर खिसककर उसकी हथेली में आ गया। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक आ गई। काव्या, तुम्हें तो बस मर ही जाना चाहिए। देविका सिंह का यह अचानक किया गया हमला बिल्कुल अप्रत्याशित था। जल नाग प्रहार। काव्या पहले से ही सतर्क थी, ये चालाक औरत इतनी आसानी से अपनी हार कभी नहीं मानती। इससे पहले कि देविका सिंह काव्या के करीब पहुंच पाती, एक विशाल और शानदार नीला ड्रैगन अचानक उसकी ओर झपटा। देविका सिंह का शरीर हवा में उछल गया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। जैसे ही देविका सिंह का शरीर जमीन पर गिरने वाला था, काव्या की ठंडी आवाज एक बार फिर गूंज उठी। जल नाग प्रहार। पफ। हवा में ही देविका सिंह ने खून की कई उल्टियां की और उसकी हालत बेहद खराब हो गई। वहां मौजूद सभी लोगों के होंठ फड़क उठे। यह नज़ारा सच में बहुत भयानक था। जल नाग प्रहार। धड़ाम। देविका सिंह हवा में गोते खाती रही, हर बार पिछले से ज्यादा ऊंचाई पर उछलती हुई। उसके बाल किसी चुड़ैल की तरह बिखरे हुए थे। हर कोई स्तब्ध था। क्या ये कभी खत्म होगा? भले ही काव्या एक तत्व आधारित आध्यात्मिक साधिका है, लेकिन उसकी आध्यात्मिक शक्ति भी तो कभी खत्म होगी। उसमें अभी भी इतनी ताकत कैसे बची है? देखो, काव्या क्या खा रही है। एक द्वितीय श्रेणी की गोली, आध्यात्मिक ऊर्जा लौटाने वाली गोली। अब समझ में आया। ये देखकर वहां मौजूद सभी लोगों का सच में खून उगलने का मन कर गया। भले ही रायचंद परिवार की मालकिन अमीर है, लेकिन उसे इस तरह पैसे नहीं लुटाने चाहिए मानो द्वितीय श्रेणी की जादुई गोलियां कोई टॉफी कैंडी हों। वह लगातार अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा वापस पा रही थी और एक के बाद एक शक्तिशाली प्रहार कर रही थी। लोग सच में उसकी इस ताकत और खर्चीलेपन से खौफजदा थे। काव्या ने उस काले खंजर की ओर आलस से देखा। हार मानने का नाटक करके इतने घटिया किस्म के जहर के साथ पीछे से वार करने की कोशिश करना सच में बहुत बड़ी बेवकूफ़ी और नादानी थी। देविका सिंह हवा में गोते खाते हुए पहले ही मौत की कगार पर पहुंच चुकी थी और सिंह परिवार के मुखिया से ये सब और नहीं देखा गया। धड़ाम। उसने गुस्से से मेज पर मुक्का मारा, अपनी जगह से उठा और अखाड़े की ओर दौड़ा। सिंह परिवार के मुखिया की आंखों में नफरत की आग धधक रही थी। उसने चिल्लाते हुए कहा, काव्या, बहुत हो गया। वहीं रुक जाओ। काव्या फुर्ती से पीछे हटी और सीधे महाराज के पीछे जाकर छिप गई। उसने महाराज से कहा, महाराज, आपने ही इस मुकाबले की इजाजत दी थी। मैंने देविका सिंह को जान से नहीं मारा, मैंने उसे केवल गलती से घायल किया है। लेकिन अब सिंह परिवार के मुखिया मुझ पर हमला करने आ रहे हैं। ये तो कमजोर पर अत्याचार करना हुआ। आपको उन्हें रोकना ही होगा। देविका सिंह की रक्षा करने के लिए उसके पिता यहाँ हैं, जबकि मेरे पिता का कुछ अता पता नहीं है। लेकिन रायचंद परिवार की मालकिन कोई ऐसी इंसान नहीं है जिसे कोई भी आसानी से दबा सके। महाराज, क्या आपको नहीं लगता? काव्या रायचंद फुर्ती से उनके पीछे छिप गई। वहां इतने सारे लोगों के मौजूद होने के कारण महाराज के लिए उसे नजरअंदाज करना नामुमकिन था। महाराज ने हंसते हुए कहा, भाई विक्रम रायचंद और मैं सगे भाइयों की तरह करीब थे। उसने मेरी जान बचाई थी। अब जब वह इस दुनिया में नहीं है तो मैं निश्चित रूप से काव्या को अपनी सगी बेटी की तरह मानूंगा और किसी को भी तुम्हें परेशान नहीं करने दूंगा। महाराज, काव्या ने मेरी देविका सिंह को बहुत बुरी तरह घायल कर दिया है। आपको मेरे साथ न्याय करना ही होगा। सिंह परिवार के मुखिया ने बेहोश और मुश्किल से सांस ले रही देविका को अपनी बाहों में थामे हुए गुस्से से कहा। बस, बहुत हुआ। महाराज ने ठंडे और कठोर स्वर में डांटते हुए कहा। बच्चों के मुकाबलों में चोटें तो लगती ही हैं। सिंह परिवार के मुखिया होने के नाते तुम में मर्यादा और समझदारी की बिल्कुल कमी है। देविका को यहाँ से ले जाओ और मुख्य रसवैद्य से उसका अच्छे से इलाज कराओ। वह 1-2 दिन में ठीक हो जाएगी। सिंह परिवार के मुखिया ने बेबसी में अपनी मुट्ठी भींची और फिर भारी आवाज में कहा, महाराज, कृपया मुझे क्षमा करें, मुझे अपनी गलती का एहसास है। काव्या और देविका के बीच का ये मुकाबला आखिरकार खत्म हो गया। काव्या का वह खूंखार रूप और वह रहस्यमयी छोटी बिल्ली अब शायद ही कोई रायचंद परिवार की इस पुरानी निकम्मी मालकिन को कम आंकने की जुर्रत करेगा।
देविका की यह बुरी हालत इसका एक जीता जागता और खौफनाक सबूत थी। काव्या के होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। सिंह परिवार ये तो बस एक शुरुआत थी। इस परिवार की मालकिन धीरे धीरे उस मौत का सारा हिसाब चुकता करेगी जो इस शरीर की पुरानी मालकिन को सहनी पड़ी थी। आगे काव्या ने ऊंचे सिंहासन पर बैठे महाराज की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोली, महाराज, चूंकि मेरा काम अब खत्म हो गया है, इसलिए मैं वापस अपनी जगह पर जा रही हूँ। दावत अभी खत्म नहीं हुई है। महाराज ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, काव्या, तुमने भी बहुत मेहनत की है। जाओ और अपनी जगह पर बैठ जाओ। महाराज ने जीत के उस इनाम का कोई जिक्र नहीं किया। हालांकि एक शासक का वचन ही कानून होता है, लेकिन वह अंदर ही अंदर इस बात से बेहद खुश थे कि काव्या ने उनसे वे दो मांगे नहीं की। जब काव्या अपनी जगह पर लौटी तो उसने देखा कि यज्ञ पत्थर की मूर्ति बन चुका था। यज्ञ ने घबराहट से अपना थूक निगला और बोला, बॉस, आप सच में बहुत ताकतवर हैं। पिछले मुकाबले में उसने कम से कम अपनी आधी ताकत छिपा रखी थी। उसे खुद पर तरस आ रहा था कि उसने खुद आगे बढ़कर उससे पिटने का मौका मांगा था, और अब उसे एहसास हो रहा था कि शुरुआत में उसे चुनौती देना उसकी कितनी बड़ी बेवकूफ़ी थी। काव्या ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल, अपनी बॉस का ये शानदार मुकाबला देखने के बाद अब तुम्हें अपनी साधना में और भी कड़ी मेहनत करनी होगी ताकि तुम मुझसे ज़्यादा पीछे न रह जाओ। यज्ञ ने अपनी मुट्ठियां भींची और दृढ़ता से कहा, बिल्कुल। उस रोंगटे खड़े कर देने वाले रोमांचक मुकाबले को देखने के बाद बाकी लोगों के प्रदर्शन दर्शकों का ध्यान खींचने में पूरी तरह से नाकाम रहे। समय धीरे धीरे बीतता गया और जल्द ही पर्पल युआन दावत अपने अंत की ओर बढ़ने लगी। लेकिन अभी एक और शानदार तमाशा होना बाकी था। महाराज, रिया ने काव्या की उम्मीदों को बिल्कुल निराश नहीं किया। अनगिनत बार खुद से जद्दोजहद करने के बाद आखिरकार उसने मुंह खोल ही लिया। वह सच में आज काव्या को इतनी आसानी से जाने नहीं देना चाहती थी। काव्या की साधना की प्रतिभा आदित्य रायचंद तीसरे स्वामी के जैसी ही थी। अगर काव्या इसी तरह चमकती रही तो रिया का भविष्य पूरी तरह से अंधकार में हो जाएगा। उसे हर हाल में काव्या का अंत बहुत ही दर्दनाक और भयानक बनाना होगा। महाराज ने पूछा, क्या तुम राजकुमार सिद्धार्थ की हवेली से नहीं हो? तुम्हें यहाँ क्या बात ले आए? वह पहले से ही जानते थे कि राजमहल के द्वार पर क्या हुआ था। हालांकि उन्हें अनजान बनने का नाटक करना पड़ा, क्योंकि काव्या को सजा देने के लिए इस तमाशे को असली दिखाना बहुत जरूरी था। विदर्भ राज्य के लिए एक आदित्य रायचंद ही काफी था। अगर काव्या भी बड़ी होकर उतनी ही शक्तिशाली हो गई तो रायचंद परिवार पूरे विदर्भ राज्य को तहस नहस कर देगा। रिया आगे की ओर झुकी और फिर राजकुमार सिद्धार्थ के साथ घटी उन दर्दनाक घटनाओं को खूब मिर्च मसाला लगाकर और बढ़ा चढ़ाकर बताने लगी। महाराज, रायचंद परिवार की मालकिन ने राजमहल के द्वारों के ठीक सामने, और फिर महामहिम राजकुमार सिद्धार्थ के साथ। ये सुनते ही महाराज गुस्से से भड़क उठे, ये तो हद ही हो गई। काव्या, तुम इतनी बैलगाम कैसे हो सकती हो? तुमने मुझे बहुत निराश किया है। अभी कुछ ही देर पहले उन्होंने कहा था कि वह उसे अपनी बेटी की तरह मानेंगे, और अब वह अपने बेटे को लगी हल्की सी चोट और शाही परिवार के सम्मान को मिली चुनौती पर गुस्से से उबल रहे थे। काव्या के होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान खेल गई। पर्पल युआन दावत का आखिरी तमाशा आखिरकार शुरू होने ही वाला था। काव्या को इतना शांत और बेखौफ देखकर रिया ने उसकी ओर उंगली उठाते हुए कहा, मालकिन, आपने राजमहल के एक अंगरक्षक को बुरी तरह घायल किया है, जो कानून का सरासर अपमान है। आपने शाही परिवार के एक सदस्य को गंभीर रूप से घायल किया है, जो शाही सम्मान का घोर उल्लंघन है। यह एक ऐसा जघन्य अपराध है जिसकी सजा आपके परिवार की 9 पीढ़ियों का विनाश है। आपके इस अपराध में हमारा पूरा रायचंद परिवार मारा जाएगा, जिसमें तीसरे स्वामी, परदादा और दादाजी भी शामिल हैं। ये बोलते बोलते रिया दुख से भर गई और फूट फूट कर रोने लगी, जिससे वह देखने में बहुत ही दयनीय और बेचारी लग रही थी। काव्या ने ठंडे स्वर में कहा, मैं, काव्या रायचंद, इस परिवार की मालकिन हूँ। मेरा रुतबा केवल महाराज के बाद आता है और मैं महामहिम युवराज शौर्य के बिल्कुल समान हूँ। ये वही शब्द हैं जो खुद महाराज ने उस समय कहे थे, लेकिन आज जब मैं राजमहल में प्रवेश कर रही थी तो उन अंधे रक्षकों ने मुझे रोकने की जुर्रत की और यहाँ तक कि मेरे परिवार पर हाथ उठाने की भी हिम्मत की। ये तो मेरी दयालुता है कि मैंने उनके टुकड़े टुकड़े करके उन्हें कुत्तों को नहीं खिला दिया। मुझ जैसी मालकिन ने शाही सम्मान का अपमान कहाँ किया है? बल्कि शाही सम्मान का अपमान तो उन लोगों ने किया है जिन्होंने मुझ पर हमला करने की जुर्रत की। महाराज, अगर आप सच में नाराज हैं तो आप उन रक्षकों को बाहर घसीटकर मौत के घाट उतार सकते हैं। इस पूरे पर्पल एक्सट्रीम पैलेस में सन्नाटा छा गया। रायचंद परिवार की यह मालकिन तो सच में बहुत अजीब है। रायचंद परिवार और राजधानी विजयनगर में घमंड दिखाना अलग बात है, लेकिन अब वह खुद महाराज के सामने भी इतनी ढिठाई और घमंड दिखा रही थी। इसके अलावा उसने जो कुछ भी कहा उसमें कुछ भी गलत नहीं था। काव्या को ऐसा कहने का पूरा अधिकार था और कोई भी उसकी बात को झुठला नहीं सकता था। महाराज, हम निर्दोष हैं। ये तो साफ था कि मालकिन ने ही हम पर पहले हमला किया था।
जो रक्षक घायल या अपाहिज हो गए थे वे अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए दौड़ते हुए आगे आए। कैसा अन्याय, महाराज! अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि वे निर्दोष हैं या नहीं, तो उन पर विदर्भ राज्य की सभी सबसे क्रूर और भयानक यातनाओं का इस्तेमाल कीजिए, वे अपने आप सच उगल देंगे, काव्या ने बेरहमी से कहा। ड्रैगन वाले राजसिंहासन पर बैठे महाराज की आंखों में एक गहरी चमक आ गई और उन्होंने जामुनी रंग की पोशाक पहने उस बेखौफ और निडर लड़की की ओर देखा। वह सच में बहुत बदल चुकी थी, बिल्कुल अफवाहों की तरह, और अब वह पूरी तरह से एक शाही परिवार की मालकिन की तरह बर्ताव कर रही थी। कम उम्र की, तेज तर्रार, बेलगाम और देखने में बिल्कुल किसी आवारा रईसजादी जैसी, फिर भी उसकी सोच को पढ़ पाना उनके लिए भी लगभग नामुमकिन था। बेरहम और कठोर, जो अपने दुश्मनों पर कोई रहम नहीं खाती। उसका काम करने का यह अंदाज बिल्कुल वैसा ही था जैसा किसी जमाने में विक्रम रायचंद का हुआ करता था। इन लोगों से पूछताछ करने की कोई जरूरत नहीं थी, वह पहले से ही सच्चाई जानते थे। ये अंगरक्षक असल में सिंह परिवार के नियंत्रण में काम करते थे। उन्होंने ही राजमहल के द्वार पर काव्या के लिए मुश्किलें खड़ी करने के लिए देविका के आदेशों का पालन किया था, जिसके कारण ये सारा बवाल हुआ। इस मामले की और गहराई से जांच करना शाही परिवार और सिंह परिवार दोनों के ही मुंह पर एक जोरदार तमाचा होता। महाराज ने ठंडे स्वर में कहा, अंगरक्षकों, काव्या पर झूठा आरोप लगाने वाले इन सभी लोगों को बाहर घसीट कर ले जाओ और मौत के घाट उतार दो। ये सुनकर हर कोई स्तब्ध रह गया। उन्हें लगा था कि काव्या अब किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाली है, लेकिन अंत में मौत की सजा इन शाही अंगरक्षकों को ही मिली। सिंह परिवार के मुखिया का चेहरा गुस्से से बर्तन के पेंदे जैसा काला पड़ गया। लानत है, काव्या से निपटना सच में बहुत मुश्किल हो गया है। क्या उसे बस ऐसे ही इस मुसीबत से बच निकलने देना चाहिए? रिया तो गुस्से से लगभग पागल ही हो चुकी थी। उसने कहा, मालकिन, भले ही आप उच्च घराने से हैं और शाही अंगरक्षक को घायल करना आपके लिए कोई बड़ा अपराध नहीं है, लेकिन आपने महामहिम राजकुमार सिद्धार्थ को लगभग जान से ही मार दिया था, जो खुद महाराज के अपने खून हैं। यह जघन्य अपराध। इससे पहले कि रिया अपनी बात पूरी कर पाती, काव्या ने महाराज की ओर नाराजगी भरी नजरों से देखा और कहा, महाराज, कानून आम लोगों और राजपरिवार दोनों के लिए एक समान होता है। राजकुमार सिद्धार्थ ने बिना सही गलत सोचे समझे मुझ पर हमला कर दिया था। किस्मत से मेरे पास खुद को बचाने के लिए थोड़ी बहुत ताकत थी और मैं बच गई, लेकिन राजकुमार सिद्धार्थ ने रायचंद परिवार की मालकिन की उस खास बग्घी को तहस नहस कर दिया, जिसका मैं पिछले 3 सालों से इस्तेमाल कर रही थी। क्या मेरा उनसे इस नुकसान का हर्जाना मांगना गलत है? लेकिन मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि महामहिम राजकुमार सिद्धार्थ मेरी बग्घी को तहस नहस कर देंगे और हर्जाना देने से मुकर जाएंगे, और यहाँ तक कि मुझे जान से मारने की कोशिश भी करेंगे। महामहिम राजकुमार सिद्धार्थ पर मेरा हमला केवल अपना बचाव करने और अपना हर्जाना वापस लेने के लिए था। माना कि मेरा तरीका थोड़ा आक्रामक था, लेकिन वह सब हालात की मजबूरी के कारण था। मैं रायचंद परिवार की मालकिन हूँ। महामहिम राजकुमार सिद्धार्थ युवराज नहीं हैं और उनका रुतबा मेरे जितना ऊंचा नहीं है। मैंने तो उन्हें बस हल्की सी चोट पहुंचाई है। यह कोई बहुत बड़ा अपराध तो नहीं होना चाहिए, है ना? काव्या ने बड़ी मासूमियत से कहा। राजकुमार सिद्धार्थ गुस्से से लाल पीला हो रहा था और उसका सच में खून उगलने का मन कर रहा था। वह, एक शाही राजकुमार, एक औरत के हाथों इतनी बुरी तरह से घायल हो गया था, फिर भी अब, क्योंकि उसका रुतबा काव्या से नीचा था, इसलिए वह खुद ही अपने अपमान का जिम्मेदार बन गया था। क्या उसके पिता उस समय लालच में अंधे हो गए थे, जो उन्होंने रायचंद परिवार को इतने सारे विशेषाधिकार दे दिए? इस समय महाराज को भी इस बात का गहरा पछतावा हो रहा था कि विक्रम रायचंद ने मौत के मुंह से उन्हें वापस लाने के लिए एक जादुई जड़ी बूटी का इस्तेमाल किया था। इसके अलावा व्यापार में विक्रम रायचंद की समझ इतनी असाधारण थी कि उसे खुश रखने और अपने पाले में करने के लिए महाराज ने उसे कई विशेषाधिकार दिए थे। अगर विक्रम रायचंद विदर्भ राज्य में रहता है तो 30 साल के भीतर विदर्भ राज्य निश्चित रूप से पूरे हिम महाद्वीप का सबसे कमजोर देश नहीं रहेगा, बल्कि सबसे ताकतवर देश बन जाएगा। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अपनी इन्हीं बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाओं के कारण जब काव्या अभी अपनी मां के गर्भ में ही थी, तभी महाराज ने पूरी दुनिया के सामने ये घोषणा कर दी थी, काव्या के जन्म के बाद, चाहे वह लड़का हो या लड़की, वह रायचंद परिवार के मालिक का पद संभालेगी और उसका रुतबा युवराज के बिल्कुल समान होगा। अब उस समय कही गई अपनी ही बात के कारण, भले ही काव्या ने इतना बड़ा अपराध किया था, फिर भी महाराज के पास उसे सजा देने का कोई बहाना नहीं था। इस समय महाराज का चेहरा गुस्से और बेबसी से नीला पड़ गया था और उन्हें पहली बार यह एहसास हुआ कि अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का असल मतलब क्या होता है। यज्ञ, जो शुरुआत में काव्या के लिए बहुत डरा हुआ था, उसने भी अब राहत की सांस ली। उसने सोचा था कि उसकी बॉस सिर्फ रायचंद परिवार की मालकिन है, लेकिन उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि विदर्भ राज्य में उसका रुतबा इतना ज्यादा और अविश्वसनीय रूप से ऊंचा है। विदर्भ राज्य में वह पूरी तरह से अपनी मनमानी और अत्याचार कर सकती थी।
जब तक वह खुद महाराज या युवराज पर हाथ नहीं उठाती तब तक महाराज भी उस पर इल्जाम लगाने का कोई बहाना नहीं ढूंढ सकते थे। काव्या ने व्यंग्य करते हुए कहा, महामहिम राजकुमार सिद्धार्थ सच में गरीब नहीं हैं, बल्कि बहुत ही ज्यादा गरीब हैं। उनके पास मुझे मेरी बग्घी का हर्जाना देने तक के पैसे नहीं हैं। उन्होंने राजमहल के द्वार पर मेरा इतना समय बर्बाद किया और मुझे हर्जाने के रूप में केवल 3 लाख स्वर्ण मुद्राएं दी। महाराज, अगर महामहिम राजकुमार सिद्धार्थ के पास पैसों की कमी है तो आपको उन्हें कुछ पैसे उधार देने चाहिए ताकि वह मेरा कर्ज जल्द से जल्द चुका सकें, वरना ब्याज इतना बढ़ जाएगा कि महामहिम राजकुमार सिद्धार्थ जिंदगी भर उसे नहीं चुका पाएंगे। ये सुनकर वहां मौजूद हर किसी के होंठ फड़कने लगे। मालकिन, बात यह नहीं है कि महामहिम राजकुमार सिद्धार्थ गरीब हैं, बात यह है कि आप कुछ ज्यादा ही अमीर हैं, है ना? एक ही बार में 3 लाख स्वर्ण मुद्राएं निकाल पाना कोई छोटी बात नहीं थी, वह सोना था, कोई रेत नहीं। आपकी नज़रों में हम सभी कंगाल हैं। वहां मौजूद हर कोई अंदर ही अंदर चिढ़ रहा था। यश ने कहा, पिताजी, मालकिन तो सच में बहुत अमीर हैं। क्यों न मैं भी बड़े भाई की तरह उनका अनुयायी बन जाऊं। थप्पड़। यज्ञ के पिता ने उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। तुम यहाँ क्या बकवास कर रहे हो? तुम अपने बड़े भाई जितने आकर्षक नहीं हो और न ही तुम उतने ताकतवर हो। भले ही रायचंद परिवार की मालकिन बहुत अमीर है, लेकिन उसे तुम जैसे गधे में कोई दिलचस्पी नहीं होगी। यज्ञ के पिता ने चिढ़ते हुए कहा। यश की आंखों में आंसू छलक आए। उसने रुआं से स्वर में कहा, पिताजी, आप मेरे साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। यज्ञ के पिता ने अपने बड़े बेटे के साथ बैठी उस लड़की की ओर देखा और मन ही मन आह भरी। भले ही वह एक लापरवाह इंसान था जो सिर्फ लड़ना जानता था, लेकिन वह मौजूदा हालात को अच्छी तरह से समझ सकता था। भले ही रायचंद परिवार की मालकिन घमंडी, अमीर और बेलगाम है, लेकिन पूरे रायचंद परिवार पर हर तरफ से खतरों के बादल मंडरा रहे हैं। उसके बड़े बेटे का उसके साथ रहना बहुत ही खतरनाक था। हालांकि यज्ञ परिवार हमेशा अपनी बात का पक्का रहा है और वे कभी भी अपने वचन से पीछे नहीं हटेंगे। बेशक इसके फायदे भी बहुत हैं। मालकिन बहुत अमीर है और जादुई गोलियों को टॉफी कैंडी की तरह बांट सकती है। अगर यज्ञ परिवार के पास इतना पैसा होता कि वे यज्ञ को टॉफी कैंडी की तरह जादुई गोलियां खिला सकते, तो उनका यज्ञ शायद बहुत पहले ही विदर्भ राज्य का सबसे होनहार साधक बन चुका होता और 20 साल का होने से पहले ही वह एक आध्यात्मिक गुरु के स्तर तक पहुंच जाता। राजकुमार सिद्धार्थ गुस्से से लगभग बेहोश ही होने वाला था। काव्या ने इतने सारे लोगों के सामने उससे कर्ज चुकाने की मांग की थी और यह जता रही थी कि उसके पास पैसे नहीं हैं। यह उसके लिए बहुत बड़ा अपमान था। यहाँ तक कि महाराज भी इस बात पर पूरी तरह से निशब्द थे। उन्हें लगा कि इस छोटी लड़की से निपटना विक्रम रायचंद से भी ज़्यादा मुश्किल है। वह तो सच में खून चूसने वाली जोक की तरह है। उन्होंने अपने उस नालायक बेटे को घूरा जो उनके लिए मुसीबत का सबब बन चुका था और कहा, मैं बाद में किसी को 7 लाख चांदी के सिक्के लेकर रायचंद परिवार भेज दूंगा। काव्या ने हंसते हुए कहा, महाराज सच में कितने दरियादिल हैं। अचानक काव्या को कुछ याद आया। उसने कहा, मैंने देविका सिंह के खिलाफ अपना मुकाबला जीत लिया है और महाराज ने मुझे 2 मांगें पूरी करने का वादा किया था। क्या मैं अब उनमें से एक मांग पूरी करने के लिए कह सकती हूँ? काव्या बड़ी मासूमियत से मुस्कुरा रही थी, लेकिन जिन लोगों ने उसका खूंखार और बेरहम रूप देखा था वे अच्छी तरह जानते थे कि उसकी मांगें निश्चित रूप से आसान नहीं होंगी। महाराज को किसी अनहोनी का एहसास हुआ। वे इतने लोगों के सामने किए गए अपने वादे से मुकर नहीं सकते थे, वरना महाराज के रूप में उनका सम्मान कहाँ रह जाता। काव्या, बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? महाराज ने भारी आवाज में कहा। 1.5 साल पहले मैंने अपना दहेज महाराज को सुरक्षित रखने के लिए सौंपा था। अब जब राजकुमार सिद्धार्थ के साथ मेरी सगाई टूट चुकी है और मेरे रायचंद परिवार को पैसों की सख्त जरूरत है, तो मैं महाराज से अनुरोध करना चाहूंगी कि वे आपात स्थिति में इस्तेमाल करने के लिए मुझे मेरा सुरक्षित रखा हुआ दहेज वापस दे दें, काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी बात कहने का अंदाज इतना शांत था मानो वह बस अपने किसी बड़े बुजुर्ग के पास रखी अपनी कोई चीज़ वापस मांग रही हो। हालांकि महाराज के चेहरे का रंग उड़ गया और फिर उन्होंने हंसते हुए कहा, काव्या, तुम और राजकुमार सिद्धार्थ एक दूसरे के कितने करीब हो, ये सगाई टूटना तो बस एक मजाक है। तुम अभी भी भविष्य की राजकुमारी हो और तुम्हारा दहेज बहुत कीमती है, इसलिए उसे शाही खजाने में सुरक्षित रखना ही सबसे अच्छा है। वह एक बहुत बड़ी रकम थी और वह पहले ही उनके शाही खजाने में थी, तो भला वे उसे इतनी आसानी से कैसे वापस कर सकते थे? राजकुमार सिद्धार्थ ने अपने होठों को कसकर भींच लिया और उस बेइंतहा खूबसूरत और बेखौफ लड़की की ओर देखा। वह भी मन ही मन यही चाहता था कि उनकी सगाई दोबारा जुड़ जाए। रिया गुस्से से पागल हो रही थी। उन दोनों की सगाई आखिरकार टूट गई थी, लेकिन महाराज कह रहे थे कि यह सिर्फ एक मजाक था। ये कैसे हो सकता है? राजकुमार सिद्धार्थ भी इस बात से खुश लग रहे थे। तभी महाराज ने राजकुमार सिद्धार्थ की ओर देखा और कहा, राजकुमार सिद्धार्थ हमेशा से ही काव्या को बहुत पसंद करता है और वह निश्चित रूप से यह सगाई नहीं तोड़ना चाहता।
महाराज ने अपनी आंखों से उसे चेतावनी दी, मानो कह रहे हों कि इस बात से इनकार करने की कोशिश मत करना। सच तो ये था कि बिना महाराज की चेतावनी के भी राजकुमार सिद्धार्थ इस बात के लिए तुरंत मान जाता। राजकुमार सिद्धार्थ ने कहा, काव्या, भले ही हमारे बीच पहले कुछ गलतफहमियां थीं, लेकिन मैं सच में तुमसे शादी करना चाहता हूँ। चलो हम पुरानी बातों को भूलकर एक नई शुरुआत करते हैं, ठीक है? मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। तभी रुद्र की तीर जैसी तीखी और खौफनाक नजरें राजकुमार सिद्धार्थ पर जाकर टिक गईं। वह सच में चाहता था कि यह आदमी इस दुनिया से हमेशा के लिए गायब हो जाए। राजकुमार सिद्धार्थ को अपनी रीढ़ की हड्डी में एक खौफनाक सिहरन महसूस हुई, जिससे उसका पूरा शरीर अकड़ गया और उसे ऐसा लगा मानो वह साक्षात नरक में खड़ा हो। रिया का चेहरा गुस्से से पीला पड़ गया और उसने दयनीय स्वर में कहा, महामहिम राजकुमार सिद्धार्थ, आप मुझे धोखा कैसे दे सकते हैं? ओवाह! राजकुमार सिद्धार्थ ने ठंडे स्वर में कहा, चुप रहो। तुम जैसी नीच औरत मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत करो।